तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है 2017 साल की ऑटम महीने से। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाई जाती है जिसका नाम की यानमू है, और वहाँ पे हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम की शियाओजू है। और शियाओजू यानमू की गर्लफ्रेंड या वाइफ है, ये अब तक मेंशन नहीं किया गया है। शियाओजू यानमू को पास बुलाकर कहती है, यानमू शिवन को बाहर लेके जाओ, मेरा भाई एक कार खरीदना चाहता है। जिस बात पर यानमू कहता है मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। और ये बात सुनकर शियाओजू गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है? क्या तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिला है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताई कि उन पुराने चीजों के साथ पेंशन मांगने के लिए? और वो यानमू की जेब पर हाथ डालकर देखती है कि जेब पूरी की पूरी खाली है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यानमू को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। जल्दी से बताओ पैसा कहाँ है, तुमने कहाँ छुपाया है? और यानमू हंसता हुआ कहता है, पैसा? फिर से पैसा मांग रही हो? और यानमू को हंसता हुआ देखकर शियाओजू कहती है, तुम एक लूजर हो, तुम्हारे पास मुस्कुराते हुए चेहरे के अलावा और कुछ नहीं है। फिर यानमू कहता है, हाँ मेरे पास आज पैसा नहीं है, इसी वजह से मैं कूड़ा हूँ। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे भाई की शादी के लिए एक कार और घर खरीदा है जो मेरा पैसा है। भले ही मेरा मंथली इनकम 100 मिलियन से ज्यादा है, क्या ये तुम्हारे परिवार के लिए इनफ नहीं है? फिर शियाओजू कहती है, तुम एक महीने में 100 मिलियन से ज्यादा कैसे कमा सकती हो? क्या फेंग परिवार तुम्हारा परिवार नहीं? और गाइस बता दो कि फेंग परिवार शियाओजू की परिवार है। तुम इतने कोल्ड ब्लड की कैसे हो सकती हो? तुम अपने परिवार की परवाह नहीं करते हो? और ये बात सुनकर यानमू दोबारा हंसता हुआ कहता है, क्या परिवार? इस बकवास परिवार को तो नरक में भेजना चाहिए, मैं इस तरह के परिवार से बहुत खुश हूँ। शियाओजू कहती है, हाँ तुमने बहुत बोल लिया, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है तो अब तुम मरो। फिर यानमू कहता है, डियर तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? यानमू रुको, तुम्हारे पास कर्ज है तो मरने से पहले मुझे एक्सीडेंट इंश्योरेंस करने दो, ताकि तुम्हारे पास अभी भी मूल्य का अंतिम हिस्सा बचा रहे। और यानमू कहता है, अच्छा बहुत अच्छा, फेंगसू तुम इस काम में बहुत माहिर हो। ये कहकर वो दौड़कर खिड़की से कूद जाता है। फिर सीन चेंज हो जाते हैं, हमें 2009 की 1 जुलाई की सीन को दिखाई जाती है। हमें फेंग परिवार को दिखाई जाती है जहाँ पे कि शियाओजू की मॉम डैड और उसके भाई होते हैं, और साथ में हम यानमू को भी देखते हैं जो वहाँ पे घुटने टेक कर बैठा हुआ होते हैं, जिसे देखकर शियाओजू की मॉम कहती है, यानमू तुम अचानक घुटने टेक कर क्यों बैठे हो? और साथ में शियाओजू का भाई हंसता हुआ कहता है, क्या तुम्हारे परिवार में दरवाजे पर आते समय घुटने टेकने की परंपरा है? और दूसरी तरफ हम यानमू को देखते हैं जो की बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे और उसकी पसीने छूट रहे थे, और वो सोचते है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ? तभी शियाओजू की मॉम कहती है, देखो तुम जिंदा हो या मरा हो, पागल होने का नाटक मत कर। और यानमू कहता है, मॉम ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मॉम? तुम्हारी मॉम कौन है? दुल्हन की कीमत में से 40,000 और चाहिए, वो पहले दे दो फिर तुम मुझे मॉम कहकर बुलाना। और दुल्हन की कीमत की बात सुनकर यानमू को रियलाइज हो जाता है कि उसका रिबॉर्न हो चुका है, जो कि बीते हुए 8 साल पहले की टाइम, जिस वक्त उसने शियाओजू को शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर दोबारा शियाओजू की मॉम कहती है, हमें और 40 लाख चाहिए, तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा? और यानमू कहता है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, तो क्या तुम इस बात पर सहमत हो? और तभी यानमू चिल्लाकर कहता है, सहमत सहमत जय भाड़ में। तभी शियाओजू की मॉम कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो छोटे बच्चे, मेरी बेटी $1 मिलियन की लायक नहीं। और यानमू कहता है, मैंने एक बार कह दिया है ना, क्या आपने नहीं सुना? क्या आपका कान खराब है या दिमाग ही खराब है? प्राइड प्राइस के लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा। और तभी शियाओजू कहती है, यानमू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और यानमू कहता है, मेरा क्या 1 मिलियन? क्या तुम्हारी मॉम अपनी बेटी की शादी करा रही है या अपनी बेटी को बेच रही है? और शियाओजू कहती है, लेकिन मेरी मॉम डैड के लिए मुझे बड़ा करना आसान नहीं है, क्या उन्हें दुल्हन की थोड़ी कीमत नहीं देनी चाहिए? और ये बात सुनकर यानमू कहता है, तो तुमसे मुझे क्या मिल सकता है? और तुम्हारा ये लूजर भाई हमेशा मेरे से पैसा मांगता है। और लूजर कहता हुआ सुनकर उसका भाई गुस्सा होकर कहता है, यानमू आखिर तुम किसे लूजर कह रहे हो? और यानमू कहता है, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, ना कुछ खा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। और तभी उसका भाई गुस्सा होकर यानमू को मारने के लिए चाहता है, लेकिन यानमू उसके हाथ को पकड़ लेता है और सोचने लगता है, तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग मेरे साथ जो कुछ भी करोगे मैं सब कुछ सहन करूंगा, अब मैं और पहले की तरह नहीं हूँ, मैं सबका बदला लूंगा। और उसके भाई को मारता हुआ देखकर शियाओजू की मॉम कहती है, हे लिटिल बास्टर्ड, तुम अपने ही परिवार के भाई को मार रहे हो। और जिस बात पर यानमू कहता है, क्या परिवार? जब तक मेरी शादी नहीं हुई है वो मेरा भाई नहीं है, और आप लोग भी मेरा कोई परिवार नहीं है, और आज से आपके परिवार के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर यानमू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शियाओजू कहती है, यानमू क्या हमारे रिश्ते पैसे की लायक नहीं है? फिर यानमू कहता है, तुम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रही हो, क्या तुमने कभी मेरे परिवार के बारे में भी सोचा? $1 मिलियन जुटाने के लिए वो लोग कितना मेहनत किया है। फिर वो अपने पीछे जीवन के बारे में सोचता है कि दुल्हन की कीमत के लिए मेरी मॉम डैड के पास लॉटरी टिकट खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें $500 मिलियन जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बोनस के कारण वो टूट गए। तुम्हें एक कैश काउ की जरूरत है, ना कि मेरी, ये कहकर वो वहाँ से चले आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यानमू एक लॉटरी शॉप पर लॉटरी खरीदने के लिए जाता है।
और तभी वो देखता है कि उसका डैड भी वहाँ पे आ रहे हैं और वो अपने डैड को देखकर वहाँ एक कोने में छुप जाता है। फिर उसके डैड भी वहाँ से एक लॉटरी खरीदते हैं और भगवान से प्रे करते हैं ताकि कोई बड़े से प्राइज मिल जाए जिसे कि वो अपने बेटे के लिए प्राइज दे सके। और यन अपने डैड की ऐसी हालत देखकर वो सोचने लगता है, डैड आज के बाद से मैं आपको और माँ को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। और तभी उसके सामने एक स्क्रीन की तरफ कुछ खुल जाता है जिस पर कि ये लिखा होता है, उसे एक टास्क दिया जाएगा जिसे कंप्लीट करने से उसे 100 मिलियन मिलेगा और इस टास्क के लिमिट 24 घंटे तक है और अभी उसके पास 21 घंटा बचा है। अगर इस टाइम के अंदर उसने केयरफुली टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो वो अपने जान गंवा देगा। और ये देखकर यान वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर वो अपने घर वापस जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर एक निशान बना हुआ है और वो उस बात को लेकर सोचने लगता है, क्या मेरे पास 21 घंटा बचा है? ये क्या मजाक हो रहा है? मैं अभी अभी जीवित हुआ हूँ। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, ये आप क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर यानमो दौड़कर सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। मेंग याओ, ये क्या हो रहा है? मेंग याओ के बारे में बताए जाते हैं जो कि यानमो की बचपन की दोस्त है और दोस्ती से बढ़कर वो मेंग याओ को अपनी बहन मानती है। और पिछले जीवन में जब मेंग याओ की माँ को महाजन खेलते हुए $500,000 की चूना लगा तो मेंग याओ मेरे घर पर रहने के लिए आई थी और उस समय मैं फेंग के घर पर था तो मैंने मेंग याओ के साथ बात नहीं कर पाया। फिर बाद में ये सुनने में आया कि वो पैसा नहीं चुका पाए और कर्जा लेकर मरने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन इस जन्म में मुझे उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। फिर हमें मेंग याओ को दिखाए जाते हैं जिसे कि कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तुम जितना चाहो उतना चिल्ला सकते हो, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है। और तभी वहाँ पे यनमो आ जाता है और उन लड़के को पीटने लगता है कि उसके सामने से हट जाओ। और मेंग याओ यनमो को देखकर रोती हुई उसे हक करती है और यनमो कहता है, मेंग याओ क्या तुम ठीक हो? और दूसरी तरफ वो लड़का कहता है, कौन है तू और मुझे मारने की हिम्मत कैसे होता है? और तभी पीछे से एक दूसरा बंदा यनमो को मारने के लिए आता है, लेकिन यनमो उसका हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, जिसे देखकर वो पहले वाला बंदा कहता है, कमीने तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी यनमो कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पैसों के लिए आए हो, है ना? और अगर तुम लोग एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। और इससे हमें पता चलती है कि ये बंदे लोग वही है जिससे कि मेंग याओ की मॉम ने कर्जा ली थी और क्योंकि मेंग याओ की मॉम की डेथ हो चुकी है इसी वजह से वो सभी लोग मेंग याओ के पीछे पड़ी है। और तभी वो पहले वाला लड़का कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसा है? और उसके साथ जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है, भाई एक बार इसे देख तो लो, देखकर ही लगता है ये कितना गरीब है, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? फिर वो पहला लड़का कहता है, लड़के क्या तुम्हें पता भी है कि $500,000 कितना है? क्या तुमने कभी देखा भी? और यार इस बात पर यनमो कहता है, 3 दिनों के अंदर तुम लोगों को मैं 5 मिलियन दे दूंगा। इसे सुनकर वो पहला लड़का कहता है, नहीं हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये लड़की हमारा कर्जा चुकाए। और यनमो कहता है, मैंने कह दिया ना 3 दिनों के अंदर मैं तुम लोगों को 5 मिलियन दूंगा और पैसा मिलने के बाद तुम्हें उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। फिर वो लोग राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है हमारा बॉस फेडलिटी रियल एस्टेट का बॉस है, अगर तुम लोग पैसा नहीं लाते हो तो वो तुम लोगों का पैर काट देगा। फिर उन लोगों के जाने के बाद यनमो के सामने वो स्क्रीन दोबारा खुल जाता है और बताए जाते हैं जल्दी ही मिशन कंप्लीट करने के लिए क्योंकि उसके पास अभी 20 घंटे ही बचा है। और यनमो को सोचते हुए देखकर मेंग याओ बताती है, भाई यनमो ये सब मेरी गलती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं। और यनमो कहता है, मेंग याओ तुम चिंता मत करो, पैसों की कोई समस्या नहीं है और 3 दिन बाद मैं उनसे तुमसे माफी मांगवाऊंगा, तुम इतना मत सोचो, अभी तुम घर जाओ। और तभी यनमो को अचानक चक्कर आने लगता है और ये देखकर मेंग याओ कहती है, भाई यनमो क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? और ये कहते ही यनमो एकदम से मेंग याओ के ऊपर गिर पड़ता है। मेंग याओ मेरा ऐसा करने की कोई इरादा नहीं था, शायद मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। और मेंग याओ कहती है, ओके भाई मैं अभी आपके लिए खाना लेके आती हूँ। फिर यनमो अपने हाथ पर जो निशान है उसे देखकर सोचने लगता है कि ये सब कुछ उसका ही सिम्टम है, अगर मैंने मिशन को कंप्लीट नहीं किया क्या सचमुच में अपना जान गंवा दूंगा? फिर हमें फिंग फैमिली को दिखाई जाते हैं जहाँ पे शियाओजू यनमो को बहुत बार कॉल करती है, लेकिन यनमो कॉल की कोई जवाब नहीं देते हैं, जिसे देखकर शियाओजू की मॉम कहती है, किस तरह का इंसान है, उसने अभी तक तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दिया। और तभी शियाओजू के डैड उसे मारने के लिए आते हैं और कहता है, तुम एक बेकार हो, एक आदमी को भी वश में नहीं कर सकती हो, तुम्हें बड़ा करने का क्या फायदा? तभी उसके मॉम उसके डैड को रोक कर कहती है, लाओ फिंग तुम किस बात की जल्दी में हो? क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि यनमो थोड़ा सा आज बदला हुआ है? और ये सुनकर उसका डैड कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो हमेशा शियाओजू की बात मानता था, लेकिन अचानक वो बदल गया, शायद वो अमीर हो गया है इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। शियाओजू अगर तुम अपनी खुशी चाहती हो तो जल्दी से उसके पास जाओ, कहीं उसे और कोई छीन न ले। और साथ में उसकी मॉम भी कहती है, हाँ तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। और शियाओजू भी इस बात पर राजी हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है, यनमो के पास मेरे लिए खरीदने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, उसने कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि मेंग याओ और यनमो साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है और मेंग याओ दरवाजा खोलने के लिए जाती है और वो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर शियाओजू है। सिस्टर जू आप यहाँ पे?
लेकिन शियाजू मिंग की बात पर कोई जवाब नहीं देती है। वो डायरेक्ट यानमो से पूछती है, यानमो मुझे क्लियरली बताओ। और यानमो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा है, मैंने तो ये बात साफ साफ बता ही दिया था। और शियाजू कहती है, लेकिन मेरी मम्मी इस बात पर सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से प्यार करती हो और ब्राइड प्राइस देने का एक बहाना बना रहे हो? और यानमो कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात, इतने लंबे रिश्ते के खातिर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम वो अपना घर छोड़ दो, शायद तुम थोड़ा और आजादी से जी सको। और ये सुनकर शियाजू गुस्सा हो जाती है और यानमो को गाली देने लगती है और वो चाहते हुए कहती है, यानमो तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और ये सब कुछ देखकर मिंग कहती है, ब्रदर यार दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक ये क्या? और यानमो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ, शायद मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा, तो तुम आज रात यहाँ पे रुक सकती हो। फिर जब वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि लॉटरी काउंटर पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लेकिन वो ये सब कुछ इग्नोर कर अपने मन में ही सोचने लगता है। ऐसा माना जाता है कि सिस्टम मुझे फेडरली संपत्तियों को खरीदने देगा, जैसे कि पैसा लगता है। फेडरली रियल एस्टेट वास्तव में इन्वेस्ट के लिए एक अच्छा बिजनेस है और आज हर कोई फूडा की स्थिति को लेकर आशावादी नहीं है, लेकिन किसने सोचा होगा कि फ्यूचर में जियांगचेंग शहर की सबसे बड़ी बिजनेस राजधानी यहाँ होगी। अगर मैं फूडा पर कब्जा कर लूँ तो कुछ ही साल में मैं जियांगचेंग शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, क्योंकि फूडा रियल एस्टेट कंपनी जियांगचेंग शहर की बड़ी कंपनियों में से एक है। फिर नेक्स्ट दिन सुबह सुबह यानमो फिडेलिटी रियल एस्टेट कंपनी पर पहुंचते हैं, जहाँ पे कि वो कुछ लोगों को देखकर सोचने लगता है, क्या फिडेलिटी रियल एस्टेट अब तक बैंकक्रप्ट नहीं हुआ है? अभी भी कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये भी उसके सामने दोबारा वो स्क्रीन खुल जाते हैं जहाँ पे कि ये लिखा होता है, मिशन पूरा करने के लिए बस कुछ ही समय बचा है। और साथ में यानमो के सीने पर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर यानमो वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों के पास जाकर कहते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ इतना हंगामा क्यों है? वहाँ पे मौजूद एक आदमी कहता है, अफसोस नौजवान, हम यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, लगभग आधे साल से हमें हमारा सैलरी नहीं दिया गया। एक आदमी के साथ दूसरा आदमी कहता है, हमने सुना है कि बिग बॉस पैसे लेकर भाग गया है और दूसरा बॉस कांगडो भी बहुत सारा कर्जा लेके रखा है और हमें मजदूरी देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से हम आज हड़ताल कर रहे हैं। और ये बात सुनकर यानमो कहता है, क्या बिग बॉस भाग गया है? ये तो जबरदस्त न्यूज है। फिर वो आदमी कहता है, हाँ ये खबर कंपनी के अंदर से है और कांगडो आज यहाँ आने वाले हैं और इसी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और तभी वहाँ पे कांगडो की कार आते हैं और कांगडो जो कि फूडा रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है, उम्र 40 साल के साथ एक बॉडीगार्ड भी होते हैं जिनका नाम ली बियाओ है और इनका उम्र 35 है। और वो लोग जब यहाँ पे आते हैं उनकी कार को चारों ओर से घेर लिए जाते हैं, जिसे कांगडो का बॉडीगार्ड कहता है, ये बदबूदार किसान पागल कुत्ते का झुंड, ये लोग अपने जीवन के लिए बेताब है। उसके बाद ली बियाओ कांगडो से कहता है, मिस्टर कांग, अगर हमें पता होता कि यहाँ आने पर ये सब हंगामा होगा तो पहले ही हमारे साथ में भी कुछ लोगों को ले आते ताकि इन लोगों को सबक सिखा सके। और तभी यानमो उन लोगों की कार के शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसे बॉडीगार्ड कहता है, व्हाट द हेल, ये कौन है? और यानमो के पास दोबारा स्क्रीन खोल जाते हैं जहाँ पे कि मिशन के लिए 25 मिनट्स बचा है। और तभी यानमो एकदम से कार के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर ली बियाओ कहता है, हे तुम कौन हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर यानमो कांगडो से कहता है, मिस्टर कांगडो, मैं यानमो हूँ और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। और तभी ली बियाओ कहता है, क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर यानमो कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बस इस बारे में होगा कि क्या मिस्टर कांग अपनी आखिरी जीवन जेल में बिताना चाहते हैं? क्या अभी भी आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? जिसे सुनकर कांगडो कहते हैं, कमीने, तुम भी बाहर के लोगों की तरह ही पैसे मांगने के लिए आए हो, है ना? और मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि पैसे की तैयारी कैसे करनी है, तो अभी तुम मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो और यहाँ से निकलो। फिर यानमो कहता है, मिस्टर कांग, आपने मुझे गलत समझा, मैं आपसे पैसा लेने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आया हूँ। और कांगडो कहता है, क्या इसका मतलब क्या है? और यानमो बताता है, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी इन सब की मजदूरी देने में मदद करूंगा। मैं फिडेलिटी रियल एस्टेट को खरीदने जा रहा हूँ और यहाँ का मालिक बनने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर कांगडो बताते हैं, यंग मैन, क्या तुम जानते भी हो इस प्रोजेक्ट का आर्थिक नुकसान कितना है? तो पर स्क्रीन पर बताए जाते हैं कि टास्क के लिए बस 10 मिनट बचा है और साथ में यानमो की तबीयत भी खराब होते जा रही है। और वो कांगडो से कहता है, देखिए मेरे पास ये सब बात करने के लिए समय नहीं है, आपको कितना चाहिए आप बस मुझे बताइए। और कांगडो कहते हैं, $50 मिलियन के बिना फिडेलिटी रियल एस्टेट पर कब्जा करने के बारे में सोचो भी मत। जिसे सुनकर यानमो कहता है, क्या सिर्फ $50 मिलियन? ओके, ये अच्छी बात है। और यानमो की इस तरह की बातें सुनकर कांगडो भड़क जाते हैं और कहता है, एक लड़का जिसने अभी तक अपने बाल भी नहीं उगाए हैं और यहाँ बोलने की हिम्मत कर रहा है, ली बियाओ, जल्दी से उसे कार से बाहर निकालो। हे बच्चे, दिखावा करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई खेल हो रहा है? और जिस बात पर यानमो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ली बियाओ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर कांगडो सोचने लगता है कि ये सच कह रहा है, वो सच में फिडेलिटी रियल एस्टेट को खरीदना चाहता है। हे यंग मैन, रुक जाओ, देखो मैं कांगडो, हालांकि आप सिविलियन कामगारों को इतना पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का भी समय नहीं है। अगर तुम मेरा मजाक उड़ाते हो तो मुझे दोष ना दो, मैं पोलाइट नहीं हूँ। फिर यानमो कहता है, चिंता मत करिए, मैं ये जमीन ले लूंगा, चाहे इसकी कीमत $50 मिलियन क्यों ना हो।
और अगर आप चाहे तो अभी मैं इसका भुगतान कर सकता हूँ। और वो सोचने लगता है न्यूज पर यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में जमीन की एक टुकड़ा है, अगर मैंने इसे खरीद लिया तो वो जमीन का टुकड़ा भी मेरा हो जाएगा, तो इन फ्यूचर मेरा कमाई 2 गुना हो सकता है। और साथ में कहता है मैं सारी जमीन आपके नाम पर खरीद लूंगा। और ये सुनकर कोंगरी कहते हैं क्या तुम यहाँ मजाक करने आए हो? और ये सुनकर यानमो कहता है मिस्टर कोंगरी आपको क्या लगता है मैं यहाँ मजाक करने आया हूँ? चलिए ये सब छोड़िए, कीमत तय कीजिए। फिर दोबारा सिस्टम अलर्ट दिए जाते हैं कि मिशन के लिए बस 30 सेकंड ही बचा है और यानमो की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। और यानमो की इतनी कॉन्फिडेंस देखकर कोंगरी सोचने लगता है क्या ये बच्चा पागल है? कौन नहीं जानता है कि इस क्षेत्र में जमीन की कीमत बेतहाशा कम हो गई है, लेकिन वो इसे हाई कीमत में खरीदना चाहता है। क्या ये दिल की कमी नहीं है? फिर यानमो कहता है मिस्टर कोंगरी क्या आपने सोच लिया है? जल्दी बताइए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर कोंगरी कहते हैं चलो ठीक है 20 मिलियन, अगर तुम मुझे 20 मिलियन दे सकते हो तो ये जमीन तुम्हारा होगा। और यानमो की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहे कि कोंगरी उसे क्या कर रही है, लेकिन वो कोंगरी की इशारे से समझ जाते हैं कि वो 20 मिलियन की बात कर रहे हैं, जिस बात पर वो राजी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मिशन के लिए 10 सेकंड की काउंटडाउन शुरू हो जाती है और उसी दौरान यानमो जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और साथ में ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं। थैंक गॉड मैंने ये मिशन कंप्लीट कर लिया। फिर स्क्रीन पर बताए जाते हैं कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है। साथ साथ उसे 10 पॉइंट दिए जाते हैं और इसके साथ 3 बोनस पॉइंट भी देते हैं। और तभी बाहर से कोई एक पत्थर लेकर कोंगरी की कार की शीशे को तोड़ने लगता है, ये कहकर अगर हमें आज पैसा नहीं मिला तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और ये देखकर कोंगरी की ड्राइवर कहते हैं मिस्टर कोंग क्या आप ठीक है? यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, अगर आप कहे तो हम भी कुछ लोगों को बुलाकर इन सबको यहाँ से भगा दे। और कोंगरी कहते हैं मिस्टर यन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और यानमो कहता है मिस्टर कोंग क्योंकि मैंने आपको पहले ही पैसा दे दिया है तो अभी आप इन सब का पैसा लौटा दे सकते हैं। फिर कोंगरी मिस्टर हैन को बताते हैं कि मिस्टर हैन उन सबको बता दो कि आज रात तक उन सबको पैसा मिल जाएगा। फिर मिस्टर हैन सबको अनाउंस करके बता देते हैं कि आज रात के अंदर आप सबको पैसा मिल जाएगा। ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग शांत हो जाते हैं। मिस्टर कोंग अभी हम क्या करेंगे? वो सब लोग अब शांत हो गए हैं और कोंगरी बताते हैं अभी कंपनी में वापस चलो, मुझे मिस्टर यान को कंपनी की प्लान दिखाना है। फिर हमें फेडरलिटी बिल्डिंग को दिखाए जाते हैं जहाँ पे मिस्टर कोंगरी यानमो को कंपनी के सभी प्लानिंग को दिखाने लगता है। मिस्टर यान ये हमारे पिछले प्लानिंग बुक है और यहाँ पे जो पॉइंट आउट किए गए जगह है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल ये जगह अब खाली है, फिर भी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते हैं। जिसे सुनकर यानमो कहता है तो मुझे यही जगह खरीदना है, जल्दी से इस प्लॉट को खरीद लो। तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यानमो पॉइंट की गई जगह को कोंगरी को खरीदने के लिए कहते हैं, जिस बात पर कोंगरी कहते हैं मिस्टर यान शहर की पूर्व में जो ये जगह है ये बहुत ही दूरस्थ है और ये जगह बहुत दिनों से परित्यक्त है, इसी वजह से ये सस्ती है। इसे सुनकर यानमो कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बात सुनिए। और वो मन में सोचने लगता है शहर की पूर्व में इस साइट के पास कई नए स्कूल बनाए जाएंगे जो एक बिजनेस क्षेत्र के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। साथ में वो कहता है इस जगह को खरीदने के बाद यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल, एक स्पेशल रेस्टोरेंट, एक स्नैक स्ट्रीट और किताबों की दुकान, साथ में एक होटल भी बनाएंगे जिसके सजावट नई और अनोखा होना चाहिए, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन टीम के साथ देखभाल करना होगा। और कोंगरी कहते हैं मिस्टर यन आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबका ख्याल रखूंगा। वैसे मिस्टर यन आज रात जिंगपिंग होटल में एक इन्वेस्ट रिसेप्शन है तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आइए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यानमो जिंगपिंग होटल पर पहुँचते हैं जहाँ पे कि वो इन्वेस्ट रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। और जब वहाँ पे वो एक होटल स्टाफ से बात कर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि पीछे से शियाओजू और उनके साथ एक आदमी भी होते हैं जिनका उम्र बहुत ही ज्यादा है। क्या शियाओजू वो यहाँ पे क्या कर रही है और उसके साथ ये आदमी कौन है? और शियाओजू भी यानमो को यहाँ पे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वो आदमी शियाओजू से कहने लगती है आखिरी बार मैंने तुम्हें 3 महीने पहले देखा था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो रहा है और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। और दूसरी तरफ शियाओजू सोचती है अगर यानमो ने आज ब्राइट प्राइज दे देती तो आज मैं इस बदबूदार आदमी के साथ नहीं होती। और तभी वो आदमी नोटिस करता है कि शियाओजू थोड़ी सी घबरा रही है, जिसे देखकर वो सोचने लगते हैं क्या इस लड़के के साथ इसकी कोई संपर्क है। और यानमो सोचते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया और अभी देखो दूसरे मर्दों को फंसाने के लिए कैसे कपड़े पहन कर आई है। और मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, अभी ये मेरा काम नहीं है। जब यानमो उस आदमी के पास से गुजर रहे थे तभी वो आदमी यानमो को कंधे से धक्का मारते हैं और यानमो कहता है क्या कर रहे हो? और साथ में वो आदमी भी कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम सड़क के बीच में खड़े होकर रास्ता रोक रहे हो? सुनो लड़के, क्या तुम्हें पता भी है ये कैसा जगह है? ये जगह तुम जैसे गरीब लड़कों के लिए नहीं है। लेकिन यानमो उस आदमी के बात को इग्नोर करके शियाओजू से कहता है क्या तुम अपनी मर्जी से इस तरह के कपड़े पहन कर आई हो? और ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हे तुम्हारा हिम्मत कैसे होता है मेरी लड़की के बारे में ये सब बात करने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन? फिर यानमो कहता है शियाओजू इसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? और शियाओजू बताती है चाहे जो भी है तुम्हें इससे क्या लेना देना। और वो आदमी कहता है सुना लड़के उसने क्या कही?
अभी खूबसूरत लड़की के पीछा करना छोड़ दो और जाके सपने देखो। ये कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और यान वो अपने ही मन में सोचने लगता है, मैंने सोचा था कि शियाओजू एक सिंपल और काइंड दिल की लड़की है, लेकिन मैं गलत था, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। उसके बाद वो रिसेप्शन फ्लोर पर पहुँचते हैं और अंदर जाने से पहले उसके सामने दोबारा स्क्रीन खुल जाते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ होते हैं, प्लीज होस्ट इन्वेस्ट कीजिए और आज रात तक एक बिजनेस पर साइन कीजिए जिससे कि 10 सर्वाइवल पॉइंट मिलेंगे। फिर यनमो जब अंदर जाना चाहते हैं तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और कहता है, रुको, तुम बिना सिर वाले मक्खी की तरह कहाँ घुसे जा रहे हो? क्या तुम जानते भी हो ये कौन सा जगह है? यहाँ किसी स्ट्रेंजर के लिए अलाउ नहीं है। और यनमो कहता है, हाँ मुझे पता है, ये इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन है। और वो बॉडीगार्ड कहता है, ओह तो तुम्हें ये पता है? क्या ये भी पता है कि यहाँ कौन से लोग आते हैं? वो सभी बड़े लोग हैं और ऊपर से नीचे तक लाखों रुपए के कपड़े पहन कर आई है। और तुम एक बार अपने आप को देखो, क्या तुम अंदर जाने के लायक भी हो? फिर यनमो कहता है, मैं भी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ। और ये सुनकर बॉडीगार्ड कहता है, क्या इन्वेस्टमेंट? किस तरह के बॉस ने इस तरह के कपड़े पहने हैं? वो बॉस जो सफाई करता है और ऐसा बनाता है। देखो सॉरी, यहाँ कोई हाउसकीपर की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा जो काम है वही करो और यहाँ परेशान मत करो। और ये सब कुछ देखकर यनमो मन में सोचने लेता है, सब लोग बस कपड़े देखकर ही जांच करते हैं। और तभी यनमो के पीछे वो आदमी और शियाजू आती है और यनमो को देखकर वो आदमी कहता है, अरे ये अब तक नहीं किया, फॉलो करते करते यहाँ भी आ गया है। और उस आदमी को देखकर बॉडीगार्ड कहता है, मिस्टर मा वेलकम। देखिए ना मिस्टर मा, कब से इसे बता रहा हो कि ये जगह उसके लिए नहीं है। इसे इंसानों का भाषा नहीं समझ आता है। मैं कब से उसे बताने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो यहाँ इन्वेस्ट के लिए आए हैं। और इन्वेस्ट के बात सुनकर मिस्टर मा हंसने लगता है, क्या इन्वेस्ट? और ये देखो लड़के, पहले तुम इन्वेस्ट करना सीखो और हाँ ये सोचो कि शरीर के कपड़े बदलने के लिए पैसे कैसे कमाए जाए, यहाँ शर्मिंदा होने से बेहतर। यंग लड़के, मोटी चमड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम गलत जगह का इस्तेमाल कर रहे हो। और एग्जाम्पल के लिए लड़कियों का पीछा करना। और हाँ, मोटी चमड़े होने से भी क्या फायदा, तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए। इसके अलावा मेरे बगल वाली लड़की भी होनी चाहिए। और ये कुछ ऐसा है जो तुम लोगों की औकात से बाहर है। और इतने इंसल्ट होने के बाद भी यनमो अंदर जाने की कोशिश करता है और बॉडीगार्ड कहता है, मैंने तुम्हें अंदर जाने से मना किया है, फिर भी तुम घुसे ही जा रहे हो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर यहाँ से बाहर निकल दूंगा। और तभी वहाँ पे कोंगरी आते हैं, जिसे देखकर मिस्टर मा कोंगरी के साथ बात करने के लिए जाते हैं। और उसी मौके यनमो शियाजू से कहती है, क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? और शियाजू कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। फिर यनमो कहता है, क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम पैसों के लिए किसी के पीछे चली जाओगी और बस पैसों के लिए तुम इस तरह के कपड़े पहनोगी? और दूसरी तरफ जब कोंगरी और मिस्टर मा आपस में बात कर रहे थे, तभी कोंगरी देखते हैं कि वहाँ पे बॉडीगार्ड मिस्टर यान से बहस कर रहे हैं। अरे मिस्टर यान आ गया। मिस्टर मा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मुझे कुछ काम है। और वो दौड़कर यनमो के पास जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर मा सोचने लगता है, क्या कोंगरी इस बच्चे को सम्मान से बुला रही है? मिस्टर यान, ये कौन है? और दूसरी तरफ हम शियाजू को देखते हैं, जो कि एक कोने में खड़ी होकर सोच रही होती है, यनमो बस मेरी की ओर की एक छोटा सा एम्प्लॉय है, पर बिग बॉस उसे इतने सम्मान के साथ मिस्टर यन कहकर क्यों बुला रही है? तभी मिस्टर मा कहते हैं, ब्रदर कोंग, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है, अब इस बच्चे को बॉस कहकर क्यों बुला रहे हैं? और ये सुनकर कोंगरी बताते हैं, मिस्टर मा, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मिस्टर यन ही हमारे फेजिलिटी का बिग बॉस है। और ये सुनकर मिस्टर मा और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि यही है जिसने आपके फेजिलिटी को खरीदा है? फिर वो यनमो के पास जाकर बताते हैं, छोटे भाई, नहीं मिस्टर यन, मैंने अंजने में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है, तो प्लीज इसे दिल पर मत लेना। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, प्लीज इसे नाराज मत होना। लेकिन यनमो उनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कोंगरी से कहते हैं, मिस्टर कोंग, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलिए अंदर चलते हैं। फिर मिस्टर मा दोबारा कहता है, मिस्टर यन, आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ और अगली बार से अगर तुम्हें किसी की भी जरूरत हो तो बेशक मुझे ऑर्डर करना, मैं उसे पूरा करने का वादा करता हूँ। और यनमो ठीक है कहकर वहाँ से चले आते हैं। लेकिन मिस्टर मा सोचने लगता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम केवल इसीलिए महान हो क्योंकि तुम्हारे पास बस कुछ पैसा है? चलो देखेंगे तुम कैसे डील करते हो। फिर यनमो जब अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं और साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर भी है। और वो मन में सोचता है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। और तभी यनमो के पास एक लड़का आता है, जो कि जेंग पिंग फाउंडर के नेबुला ग्रुप से है। हेलो बॉस, हमारे नेबुला ग्रुप इंटरनेट एंगेज में लगा हुआ है। असल में ये मेनली वायरलेस राउटर का काम करता है। ये हमारे बिजनेस कार्ड है, आप चाहे तो आप हमारे ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये देखकर कोंगरी बताते हैं, मिस्टर यन, राउटर एक फॉरेनर प्रोडक्ट है और इसका डोमेस्टिक मार्केट अनुमान से ज्यादा नहीं है। और तभी पास में से ही एक आदमी कहता है, वास्तव में राउटर जैसी चीजें अपने समय से बहुत आगे है और इसके लिए हमारा देश अब तक तैयार भी नहीं है, तो इस पर इन्वेस्ट करने से अच्छा कंप्यूटर हार्डवेयर पे करना चाहिए। और एक बेवकूफ के अलावा इस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करे। और ये सुनकर वो फाउंडर लड़का कहता है, देखिए बॉस, मुझे पता है कि आप राउटर की फ्यूचर के बारे में बहुत आशावादी नहीं है, लेकिन प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। अभी इंटरनेट युग के शुरुआती दिन है, कुछ साल बाद वायरलेस नेटवर्क जल्द ही बाजार में कब्जा कर लेगा, इस पर मुझे पूरा विश्वास है।
है। और सभी बातें सुनकर यनमो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी के राउटर में 15 मिलियन का इन्वेस्ट करूंगा। और ये सुनकर कॉन्ग्री कहता है, मिस्टर यन तुम जल्दबाजी कर रहे हो और 2 बार सोच के देखो। और ये सुनकर वो फाउंडर लड़का कहता है, क्या आपने सच कहा, आप हमारी कंपनी के लिए 15 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे? और यनमो कहता है, हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारी कंपनी को लेकर बहुत आशावादी हूँ। हालांकि नेबुला ग्रुप ने अभी तक अपनी तीव्रता पकड़ नहीं की है, लेकिन इंटरनेट के विकास के साथ साथ मेरा मानना यह है कि ये फ्यूचर में और भी ज्यादा शानदार होगा। और तभी भीड़ में से मिस्टर मा आकर कहता है, इस बच्चे की बकवास मत सुनो, उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, वो सिर्फ घमंडी है। और अभी दरवाजे पर भी उसने बहुत कुछ बकवास की है। और मिस्टर मा को यनमो के बारे में बात करते हुए देखकर वो पहले वाला आदमी कहता है, मिस्टर मा क्या आप इसे जानते हैं? और मिस्टर मा कहते हैं, क्या जानना, उसका नाम सुनकर ही मेरे कान गंदे हो रहे हैं, क्या वो मेरे परिचित के लायक भी है? वो बस एक गंदगी का टुकड़ा है। और मिस्टर मा की ये सभी बातें सुनकर कॉन्ग्री कहते हैं, मैडम आप अपने लिमिट क्रॉस कर रही है और ये सब बकवास करना बंद कीजिए और भूल मत चाहिए आप भी हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सुनकर मैडम कहता है, वैसे अगर आप इसका उल्लेख नहीं करेंगे तो मैं इसे भूल जाऊंगा। ये कहकर वो कॉन्ग्री के बारे में भी बताने लगता है, तो आप सब जानते हैं कि मैं भी हुई सी ड्रैगन ग्रुप के अंतर्गत हूँ, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्ग्री भारी कर्जे में डूबा हुआ है और वो जानबूझकर मजदूरी के वेतन को चूक करता है और अभी वो पैसा बनाने के लिए दूसरे कंपनी का सहायक बनना चाहता है। कॉन्ग्री अगर आप हथियार होते तो आपको उसका लेपटेस्ट नहीं बनना चाहिए था। और ये बात सुनकर कॉन्ग्री बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यनमो कॉन्ग्री को रोक कर कहता है, क्या आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए 15 मिलियन नहीं है? हाँ मैं मैडम हूँ और मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, खासकर तुम जैसे लोगों के सामने। फिर यनमो कहता है, ठीक है अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंस है तो दाव लगाइए, मैं इसी वक्त नेबुला ग्रुप के लिए 15 मिलियन का इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मैडम कहता है, ओ इस पर दाव लगाना, मुझे पता है नेबुला ग्रुप के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है और निश्चित रूप से तुम इस दाव पर हार जाओगे। फिर यनमो कहता है, ठीक है अगर आप हार जाते हैं तो सबके सामने घुटने टेक कर अपने गलतियों का माफी मांगेंगे और अपने आप को 3 बार थप्पड़ मारेंगे और आप मुझे इन्वेस्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताइए, निश्चित रूप से शर्त लगा लीजिए, मैं आपके साथ अच्छा बिहेवियर करूंगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मिस्टर मा बताइए क्या आप इस बात पर राजी है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक लड़का आता है जिसका नाम की टैंग नियांग है और वो टैंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर है। और वो कहता है, मिस्टर मा हर कोई यहाँ शो देखने के लिए आधे दिन से इंतजार कर रहे हैं, इस समय आप हर किसी का मजा खराब नहीं कर सकते हैं, क्या आप इस बात पर राजी है? और टैंग नियांग को देखकर मिस्टर मा कहते हैं, मिस्टर टैंग आप यहाँ पे? और टैंग कहता है, हाँ मैं, और आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आगे बढ़े। मिस्टर टैंग ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ मजाक कर रहे हैं और आपको हंसाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और टैंग कहता है, मिस्टर मा ये आपके लिए कोई मजा नहीं है, क्या आपको मुझसे कोई समस्या? और मिस्टर मा घबराते हुए कहता है, मैं हमेशा आपका प्रशंसा करता हूँ, मुझे आपसे क्या समस्या हो सकती है? ठीक है आइए इस पर दाव लगाते हैं। और दूसरी तरफ कॉन्ग्री दोबारा यनमो से कहता है, मिस्टर यन प्लीज तुम दोबारा और सोच लो, क्या तुम सच में मारूंग के साथ ये दाव लगाना चाहते हो? और यनमो बताता है, बेशक मैं ये शर्त लगाना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने जेब में क्रेडिट कार्ड ढूंढने लगता है। अरे मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ गया? और तभी वहाँ पे शियाओजू आकर यनमो को बताती है, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, यहाँ शर्मिंदा होने से पहले यहाँ से चले जाओ। और साथ में मैडम कहता है, मिस फेंग देखिए ये सिर्फ एक प्रैंक था, ऐसे इंसानों के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हालात अभी इस पॉइंट पर आ गया है कि अभी भी वो हार मानने से इनकार कर रहा है। तभी यनमो को अपने क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वो उस फाउंडर लड़के से कहता है, मिस्टर ज़ैंग एक इंसान होना बिजनेस करने का सामान है, ये सब ईमानदारी के बारे में है, मेरा कार्ड में पैसा है, अगर तुम इस बात पर एग्री करते हो तो अभी मैं तुम्हें इन्वेस्ट का पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। और ज़ैंग कहता है, हाँ मैं इस बात पर एग्री करता हूँ। और तभी मैडम यनमो के हाथ से वो क्रेडिट कार्ड छीन लेता है और कहता है, लगता है तुम दिखावा करने में बहुत एडिक्टेड हो। और सबको ये बताने लगता है, अब सब बताइए क्या आप लोगों को लगता है कि इस बच्चे के पास 15 मिलियन होगा? अभी भी इस तरह का साधारण क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, ये हम सबको उल्लू बना रहे हैं और साथ में हमारा टाइम भी खराब कर रहे हैं। फिर यनमो उस कार्ड को लेकर कहता है, ठीक है पैसा है या नहीं ये बाद में आपको पता चल जाएगा। और जब यनमो मशीन पर कार्ड स्वाइप करते हैं वो देखते हैं कि उसका बैलेंस 0 है। और ये देखकर डॉगमा तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हंसते हुआ कहते हैं, अब क्या हुआ, अभी भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है? मुंह खोल कर देखो, यहाँ 15 मिलियन है, सच में तुम जो भी हो एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो। और यनमो सोचने लगता है, ये नामुमकिन है, बैलेंस 0 कैसे हो गया? और दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर ज़ैंग भी सोचने लगता है, क्या सचमुच वो हमारे साथ मजाक कर रहे थे? अब यनु अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, अभी तुम मुझसे माफी मांगो और साथ में अपने ही गालों पर 3 थप्पड़। फिर हम देखते हैं कि यनमो वहाँ पे बैंक वालों को बुलाते हैं, जहाँ पे कि बैंक वाले ये बताते हैं कि यनमो के अकाउंट पर 50 मिलियन से ज्यादा पैसा हो गया है, इसी वजह से अकाउंट फ्रीज हो गया है और फ्रीज होने के कारण ये 0 बैलेंस दिखा रहे हैं। इसे सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर यनमो ज़ैंग को पैसा ट्रांजेक्शन कर देते हैं और वहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ शियाओजू यनमो को देखकर सोचने लगती है, सच में यनमो पहले से बहुत बदल गया है। फिर हम देखते हैं वो जो ड्राइवर यन है वो यनमो से कहते हैं, मिस्टर यन एक बुरा खबर है, कंपनी के कर्मचारियों ने दोबारा मुसीबत खड़ी कर
तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिबियो यनमो से कहता है, मिस्टर यान एक बुरा खबर है, कंपनियों के कर्मचारियों ने दोबारा वहाँ पे हंगामा खड़ी की है। और ये सुनकर कॉन्ग्री बताते हैं, मैंने तो तुम्हें कह दिया था उन सबको सैलरी दे देने के लिए, फिर भी वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर लिबियो कहता है ये चीजें एडवांस हो चुकी है और सैलरी भुगतान भी हो चुका है, पर अभी वो लोग कंपनी के गेट पर रोक लगा रखे हैं और ये कह रहे हैं कि कंपनी बदल गई है, अगर फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा तो क्या होगा। फिर कॉन्ग्री कहता है, मिस्टर यान इसके बारे में आप क्या करेंगे, नई प्रोजेक्ट शुरू होने में अभी भी कुछ समय है, हम तो उन्हें ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, है ना। और सोचने के बाद यनमो कहता है, आइए पहले कंपनी में वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया जाए। फिर वो लोग वहाँ से सबको बाय कहकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं फैसिलिटी बिल्डिंग के बाहर कर्मचारियों के साथ साथ कंपनी के 2 लड़के होते हैं और उन लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा हंगामा शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को पीटने लगते हैं। उनमें से एक कर्मचारी इस लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक नाइफ बाहर निकालकर उस कर्मचारी के पेट पर घुसा देते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे यनमो और बाकी सब पहुँचते हैं और ये हंगामा देखकर चोंगरुई कहते हैं, यहाँ इतना हंगामा क्यों। फिर यनमो उस दूसरे आदमी से कहते हैं जिसके साथ वो पहले भी बात किया है, क्या आपने एम्बुलेंस को कॉल किया है। वो आदमी कहता है, हाँ एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन उसका खून बहुत ही ज्यादा बह रहा है, पता नहीं क्या होगा। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखकर बताता है, एक बार अगर ये प्रोजेक्ट रुक गए तो हम में से कई लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया है उसकी एक छोटी सी ऑपरेशन करनी होगी, मेरी नौकरी चलेगी, अब मैं उसको सर्जरी कैसे कराऊंगा। फिर यनमो उस घायल हुए आदमी के पास जाता है और उसकी सांसें चेक करने लगती है और उसके सांसें धीमे धीमे से चल रहे थे और वो सोचने लगता है, वैसे सिस्टम मेरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है, क्या दूसरे लोगों को भी बचाने के लिए कोई तरीका है। और वो मन ही मन कहने लगता है, सिस्टम क्या इस आदमी को बचाने का कोई तरीका है। फिर उसके सामने वो स्क्रीन खुल जाती है और वहाँ पे ये लिखी हुई होती है, यनमो के पास जो सर्वाइवल पॉइंट्स है उससे वो इस आदमी को बचा सकते हैं। और ये बात सुनकर यनमो 1 सेकंड भी देरी नहीं करता है और वो अपनी सर्वाइवल पॉइंट से उस आदमी को बचा लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो आदमी धीरे धीरे ठीक होते जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम लिबिया को देखते हैं जो कि उन दोनों लड़कों को पकड़ कर ले आते हैं। मिस्टर यान और मिस्टर कॉन्ग, बताइए आप इन दोनों का क्या करेंगे। और वो दोनों लड़का कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो कंपनी की भलाई के लिए ऐसा किया है। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचते हैं और उस घायल हुए आदमी को लेके जाते हैं। उसके बाद कॉन्ग्रुई कहते हैं, मिस्टर यान अभी इसका हाल कैसे करेंगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद यनमो सभी कर्मचारियों से बताते हैं, अब से आप लोग यहीं पे ही काम करेंगे और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रुका जाएगा, आप लोगों के जितने भी सैलरी बाकी है वो आप लोगों को दे दिया जाएंगे। फिर यनमो वहाँ पे सब कुछ काम खत्म करके घर वापस आते हैं और मेंगयाओ दरवाजा खोलकर कहती है, बदर यनमो आपको इतना लेट क्यों हुआ। यनमो कहता है, मुझे थोड़ा सा काम था, इसी वजह से देर हो गया। फिर मेंगयाओ कहती है, ब्रदर यनमो मुझे पता है आप पहले से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको सिस्टर जू के साथ शादी करने हैं, इसी वजह से आप इतने मेहनत कर रहे हैं, है ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाके सो जाओ, कल तुम्हें एक जगह पे ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं यनमो बिस्तर पर लेटे हुए अपने हाथ पर जो निशान है उसे देखकर सोचने लगता है, तो यही है जो मेरे जीवन को कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरे के जीवन को भी जारी रखती है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, बस इतना ही है। यनमो देखते हैं कि उसके सामने सभी दीवारें कैसे घुल मिल जा रहे हैं और वो एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि उसके अलावा और कोई नहीं है। तभी स्क्रीन पर सिस्टम बताते हैं, पोस्ट इनहेरिटेंस के लिए तैयार हो जाइए। और ये सुनकर यनमो कहता है, क्या इनहेरिटेंस, वो क्या है। और वो अपनी परछाई में रिबन होने से पहले टाइम पर अपने आप को देखते हैं और उसके साथ वहाँ पे बहुत कुछ होते हैं जो कि असल में एक सपना है और वो एकदम से नींद से जाग जाता है, शिट ये तो एक सपना था। फिर अगले दिन मेंगयाओ और यनमो बाहर जाते हैं और तभी मेंगयाओ वहाँ पे शियाओजू को देखती है, ब्रदर या वो सिस्टर जू है, वो किसके साथ है। गाइस हमें तो ये पहले ही पता है, शियाओजू के साथ मिस्टर मा है। फिर मेंगयाओ कहती है, ब्रदर सिस्टर जो उस आदमी के साथ कहाँ जा रहे हैं, क्या वो लोग होटल में जा रहे हैं। और ये सुनकर यनमो बताता है, मेंगयाओ उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी करे हमें उससे क्या। उसके बाद वो दोनों सेल्स डिपार्टमेंट ऑफिस पर पहुंचते हैं जहाँ पे कि घर विला को खरीदे जाते हैं और वहाँ पे एक स्टाफ कहती है, सर क्या आप घर देखना चाहती है। और यनमो बताता है, घर नहीं हमें विला खरीदना है। और ये सुनकर मेंगयाओ बताती है, ब्रदर यहाँ की घर बहुत ही महंगा है, क्या आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं। और यनमो कहता है, हाँ ये विला मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, क्या तुम हमेशा से एक बड़ी घर में रहना चाहते हो, है ना। क्या एक विला, वाकई में आप मुझे एक विला देना चाहते हैं। तभी वाकई स्टाफ बताती है, क्या आप जानते हैं कि हमारे विला की कीमत क्या है, क्या आप वाकई में हमारे विला खरीदना चाहते हैं। और यनमो कहता है, हाँ हम विला ही खरीदना चाहते हैं। और तभी वो स्टाफ बहुत ही अकड़ में कहती है, आप लोग जो कपड़े पहन कर आए हैं लगता तो नहीं कि इसकी कीमत $200 तक भी है और यहाँ विला खरीदने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर मेंगयाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यनमो से कहती है, भाई आइए यहाँ से, हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और यनमो को देखकर बताता है, आई गो व्हाट ए कोइंसिडेंस, जो देखकर तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर यनमो बताता है, हे जूफई बहुत साल बाद हम मिल रहे हैं। और गाइस इस लड़के का नाम जूफई है, उम्र 23 साल।
और वो जूनियर हाई स्कूल में यनमू का क्लासमेट था और अभी वो एक बिजनेसमैन है। वो यनमू से कहता है, ओह तू तो सचमुच जरा सा भी नहीं बदला है। मुझे पता है तेरा परिवार का कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं है। और वो साथ में कहता है, कपड़े ग्राउंड पर खरीदे जाते हैं, लेकिन तू तो सालों से यही शर्ट पहना हुआ है। फिर यनमू बताता है, बता अब तू क्या कर रहा है। और वो सोचने लगता है, अगर मुझे ठीक से याद है जूफे ने एक छोटा सा बिजनेस किया था, लेकिन कुछ ही साल में वो बैंकरप्ट हो गया। और जूफे कहता है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है और मैं रहने के लिए एक घर खरीदना चाहता हूँ। क्या तू भी यहाँ घर देखने के लिए आया है? अगर तू चाहता है कि मैं कहूँ तो छोटा अपार्टमेंट मत खरीद। और तभी बीच में वो स्टाफ आकर जूफे से कहती है, सर आप ये किसे बता रही है? एक छोटे घर में रहने वाले को विला का मूल्य कैसे पता होगा? आप जैसे लोगों के लिए ही हमारा ये विला है। फिर जूफे कहता है, ओह मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना होगा। यार शायद तो बिजी नहीं रहता है, चल मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, पहले मैं घर चूज कर लेता हूँ। जूफे की बातें सुनकर मिंगयाओ कहती है, ये लड़का कितना बदमाश है, वो हमारे सामने दिखावा कर रहे हैं। फिर यनमू कहता है, मिंगयाओ तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं कॉल कर आता हूँ। और वो सोचने लगता है, ये कुत्ते का ग्रुप लोगों को हमेशा नीचे दिखता है। और दूसरी तरफ हम जूफे को देखते हैं जो कि अपना कार्ड बाहर निकल कर उस स्टाफ से कहता है, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मुझे अभी ये घर चाहिए, तो लाइए जल्दी से, मैं इसका भुगतान करना चाहता हूँ। और वो बस ये सब कुछ यनमू को दिखाना चाहता है, क्योंकि यनमू का ग्रेड हमेशा उससे बेहतर रहा है और वो हमेशा लड़कियों की छुन में फेमस थे। और आखिरकार अभी उसे यनमू को दिखाने का मौका आया है कि वो क्या कर सकता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहाँ पे यनमू ही नहीं होती और मिंगयाओ के पास जाकर कहती है, यनमू कहाँ है? फिर कुछ देर बाद वहाँ पे यनमू आता है और जूफे यनमू से कहता है, यनमू तू किस तरह का घर खरीदना चाहता है? अगर तू चाहे तो मैं तुझे इसके लिए मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है तेरे डैड अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, एक काम कर उन्हें मेरे पास भेज दे, मैं उन्हें 2 ईंट कम उठाने के लिए दूंगा और हर महीने सैलरी से कुछ $100 ज्यादा दूंगा। यही और थकने से बेहतर तो यही है। और तेरा हालत देखकर भी ऐसा नहीं लगता है कि तू भी अच्छा खासा कमाता है। लोगों का भलाई करना हमारा काम है। और जूफे बस ये सब कुछ यनमू को सबके सामने नीचे दिखाने के लिए कह रहा था। और ये सब कुछ सुनकर मिंगयाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जूफे से कहती है, देखिए अगर आपके पास पैसा है तो आप सबको नीचे नहीं दिखा सकते हैं। और अंकल यान जो भी कहते हैं वो मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनको किसी की दया की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर जूफे बताता है, मैं तो बस उनके मदद के लिए कह रहा था, अगर तुम लोगों को ये दया लगता है तो ये तुम पर है। आखिरकार इस समझ में पैसा ही कर भी सच्चाई है। और मिंगयाओ बस कहने वाली होती है, यनमू उसे रोक कर कहता है, देख जूफे मैं तेरे दयालुता को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर तू उल्टा सीधा कहेगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा क्लासमेट है। इसे सुनकर जूफे बताता है, क्या आप लोगों के यहाँ पर कोई बॉडीगार्ड नहीं है? जल्दी से इसे बाहर निकालो, ये खुद भी घर नहीं खरीदेगा और मेरा घर खरीदने का मूड खराब कर रहा है। तभी वहाँ पे बैंक से एक आदमी यनमू को गोल्डन कार्ड देने के लिए आते हैं और उसी दौरान सेल डिपार्टमेंट की मैनेजर आ जाती है और शोर शराबा देखकर बताती है, यहाँ इतना शोर शराबा क्यों, क्या हो रही है? और तभी वो स्टाफ लड़की बताती है, मैनेजर ये आदमी हमारे घर खरीदने के लिए लायक नहीं है और साथ में बहुत दूसरे लोगों को भी परेशान कर रही है। फिर यनमू अपना गोल्डन कार्ड दिखाकर बताता है, क्या अभी भी आप कहेंगे कि मैं ये घर खरीदने के लायक नहीं हूँ? और गोल्डन कार्ड देकर वो मैनेजर कहती है, सर मेरी स्टाफ को टाइसन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको परेशान करने के लिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। और ये देखकर जूफे कहता है, मैनेजर मैं एक बड़ा कस्टमर हूँ जिसने आपसे घर खरीदा है, आपको मेरा सम्मान करना चाहिए न कि उसका। मिस्टर जू क्या आप मिस्टर यनमू के हाथ पर वो गोल्डन कार्ड नहीं देख पा रही है? और जूफे बताता है, ये बस एक क्रीपी कार्ड है, मैं भी बैंक का VIP कस्टमर हूँ। फिर जब वो ध्यान से उस कार्ड को देखते हैं जो कि SVIP कार्ड है, जो VIP कार्ड से भी ऊपर है, तेरे पास SVIP कार्ड कैसे आया? क्या तूने ये चोरी किया है? तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो मैनेजर यनमू को विला दिखाने के लिए ले जाते हैं और यनमू 2 विला खरीदने की बात करता है जो कि एक विला का प्राइस 10 मिलियन है। फिर यनमू उन लोगों को अपना SVIP कार्ड देकर बताता है, ठीक है मुझे वो दोनों विला ही चाहिए। और यनमू के पास इतने सारे पैसे देखकर मिंगयाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसके पास इतना पैसा कैसे आया। तभी वो स्टाफ लेडी यनमू के उस कार्ड को हाथ में लेकर बताती है, सर प्लीज आप मेरे साथ आइए, मैं अभी आपको चेक करके देती हूँ। फिर यनमू बताता है, कार्ड को नीचे रखिए, क्या मैंने आपको कहा है चलने के लिए? मैं अपना 20 मिलियन किसी के भी हाथ पर नहीं देना चाहता हूँ, खासकर आपको। तभी वो मैनेजर बताती है, देखो मिस्टर यान को मैं संभाल रही हूँ और एक बात, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। और तभी जूफे भी यनमू के पास आकर उसके कंधे पर हाथ सेक कर बताता है, दोस्त मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं था कि तू इतनी अच्छी जगह पर पहुँच गया है, ये मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था, चल कुछ पीने के लिए जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और मैनेजर जूफे को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बताते हैं। और जूफे बताता है, यानमो क्या तूने बदला लेने के लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड से यहाँ से बाहर निकल रहा है? और यानमो बताता है, मैंने कहा बुलाया है, तूने तो मुझे बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना चाहता था। और जूफे जाता हुआ कहता है, यानमो मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे बारे में पता नहीं था। उसके बाद यानमो सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या ऐसी कोई स्किल्स है जिसे मैं दूसरे लोगों का इलाज देख सकता हूँ?
जिस बात पर सिस्टम बताता है होस्ट अगर आप चाहे तो ये आप कर सकते हैं। और ये सुनकर यनमो सोचने लगता है क्या अगर मैं चाहूँ तो मैं ये देख सकता हूँ, ये स्किल मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। फिर वो स्किल्स की मदद से जूफई को देखने लगता है और उसके शरीर के अंदर से एक ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही होती है जो कि अशुभ है। और दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जो कि उस स्टाफ लेडी को काम से बाहर निकलने के लिए कहती है और वो स्टाफ लेडी रोती हुई कहती है मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने गलती की है, प्लीज मुझे दोबारा एक मौका दीजिए। लेकिन वो मैनेजर नहीं मानती है और उसे अपनी सैलरी लेकर वापस जाने के लिए बताती है। और वो लड़की घुटने टेककर माफी मांगते हुए बताती है मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी डैड बीमार है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो वो मर जाएंगे। और यनमो उस लड़की को इतनी गिड़गिड़ाती हुई देखकर बताता है मैनेजर आप उसे दोबारा एक मौका दीजिए। फिर मैनेजर कहती है ठीक है मिस्टर यानमो कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ और फ्यूचर में अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर यानमो देखता है कि मिंगियो के शरीर के अंदर से एक गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर आ रही है जो कि एक अच्छी है। और उसी वक्त वहाँ पे 2 औरत आकर यानमो से कहने लगती है यंग मैन सच में तुम बहुत ही अच्छे हो। और मिंगियो को देखकर बताती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत है। और ये बात सुनकर यानमो जल्दी से मिंगियो को अपनी तरफ खींच लेता है और बताता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और साथ में मिंगियो को कहता है मिंगियो इसे कोऑपरेट करो। लेकिन ये देखकर मिंगियो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और यनमो कहता है मिंगियो क्या हुआ, तुम्हारी फेस लाल क्यों हो गई है। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब यनमो अपने फोन पर देखती है कि शियाजू की एक मैसेज आई है जिस पर कि ये लिखा हुआ है यनमो मुझे बचा लो, मैं शेंगटियन होटल में रूम नंबर 606 में हूँ। और मिंगियो भी मैसेज देखकर कहने लगती है ब्रदर मुझे पता नहीं कि ये सब क्या चल रही है, सिस्टर जू के साथ तो वो आदमी थे, शायद सिस्टर जू कोई खतरे में है। अब सब कुछ भूल जाइए और जल्दी से सिस्टर जू को बचाने के लिए जाइए। और यनमो बताता है तो मुझे क्या, चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ मुझे कोई परवाह नहीं है। ब्रदर यनमो आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं जाते हैं तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी, मैं यहाँ आपके लिए वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से सिस्टर जू को बचा के लाइए। फिर हमें उस होटल को दिखाई जाती है जहाँ पे कि शियाजू और माडोंग है और हम मैडोंग को देखते हैं जो कि अलग ही नशे में होते हैं और शियाजू की करीब बनने की कोशिश करते हैं। और शियाजू बताती है देखो मुझे टच करने की हिम्मत मत करना। और ये सुनकर मैडोंग गुस्सा हो जाती है और शियाजू की हाथ पकड़कर बताता है क्या मैं टच नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारे लिए पैसा दिया है तो मैं जो चाहूँ मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये कहकर वो शियाजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से दरवाजा पे कोई नॉक करता है और दरवाजे के बाहर मेरा सारा मूड खराब कर दिया। और तभी दरवाजा खोलकर यनमो वहाँ पे अपने फोन पर वीडियो बनाते हुए अंदर आते हैं। ओ मैडम ये तू है, नेवर माइंड, मैंने बिना पूछे तुम लोगों का एक फिल्म बना लिया है। जिसे सुनकर मैडम गुस्सा होकर यनमो से कहता है हे बच्चे तेरा हिम्मत कैसे होता है, जल्दी से मुझे फोन वापस दे दे। और तभी यनमो मैडम को एक जोर से लात मारता है और वो नीचे जाकर गिरता है। बच्चे तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे मारने की। और यनमो उसे इतना मारता है कि एक टाइम पर वो यनमो से माफी मांगकर बताता है यनमो देखो मुझे मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और यनमो कहता है हाँ ठीक है मैं तुझे जाने देता हूँ। तभी शियाजू यनमो से कहती है यनमो मेरी शरीर गर्म हो रही है। और ये सुनकर यनमो सोचने लगता है क्या ऐसा क्यों, शायद इस कमीने ने शियाजू को नशा पिला दिया है। फिर यनमो शियाजू को अपने गोद में उठा लेते हैं और बाथटब में ले जाकर उसे नहाने के लिए कहता है और साथ में वो जाते हुए कहता है अगर दोबारा मुसीबत में पड़ती हो तो मुझे कॉल करना। और उसी मौके पर मैडम वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी यनमो पीछे से आकर उसकी पिछवाड़े पे लात मारकर बताता है भागने के लिए इतना जल्दी। फिर मैडम कहता है तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर यनमो बताता है मेरे पास तुम्हारा ये वीडियो है, अगर तुम्हारा शियाजू को परेशान करने की कोशिश तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। और ये सुनकर मैडम कहता है बताओ यनमो तुम क्या चाहते हो। फिर यनमो कहता है क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम उस पैसों का इस्तेमाल औरत को खरीदने के लिए करना चाहते हो, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अगर तुम इस वीडियो को वायरल नहीं करना चाहते हो तो उस पैसों में से मुझे भी कुछ देना होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें तुम्हारा कोई नुकसान होगा। और ये सुनकर मैडम कहता है मुझे पता है तुमने मेरे साथ पंगा लेने के लिए शियाजू के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है, क्या लगता है तुम ये सब कुछ कर मुझसे पैसा ले सकते हो। फिर यनमो कहता है ठीक है क्योंकि तुमने मना कर दिया तो कल से तुम इंटरनेट पर वायरल हो जाओगे, फिर तुम पछतावा मत करना। फिर मैडम बताता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसा करोगे तो इस होटल के मैनेजर तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला हूँ। और इस बात पर यनमो बताता है जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस होटल के मैनेजर को मैं जानता हूँ शायद तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा। एक वो अपनी जेब से एक रेड कलर की कार्ड बाहर निकलते हैं जो कि इस होटल की इमरजेंसी कार्ड है। और उस कार्ड को देखकर डोंगमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है तुम्हें ये इमरजेंसी कार्ड कहाँ से मिला। और यनमो बताता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे मिला। डोंगमा घबराते हुए यनमो से बताता है ठीक है तो बताओ तुम्हें कितने पैसा चाहिए। 5 मिलियन। और 5 मिलियन सुनकर यनमो बताता है क्या 5 मिलियन, मुझे 30 मिलियन चाहिए। क्योंकि डोंगमा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है और वो 30 मिलियन पर राजी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी बाद शियाजू नहाकर बाहर आती है और यनमो को थैंक यू कहती है। फिर यनमो बताता है क्या अब तुम ठीक हो, जिस बात पर वो बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है अब मैं चलता हूँ, अगर तुम ठीक हो तो तुम भी घर पर वापस जाओ। शियाजू यनमो की हाथ पकड़कर बताती है यनमो क्या तुमने सच में नेबुला ग्रुप के लिए 15 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। इस बात पर यनमो बताता है
जब मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा था तब तो तुम वहीं पे ही थे, क्या तुमने नहीं देखा? हाँ, लेकिन अचानक तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया और तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिला है? फिर यनमो कहता है तुम्हारे लिए पैसा फीलिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पैसों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हो तो तुम मेरे साथ क्यों? और ये सुनने के बाद शियाजू यनमो के हाथ को छोड़ देती है। फिर यनमो वहाँ से जाने लगते हैं और कहता है अब तुम सेफ हो तो तुम अभी घर जा सकते हो। हम देते हैं यनमो सेलर डिपार्टमेंट पर वापस जाते हैं, जहाँ पे यनमो को देखकर मिंगियो बताती है ब्रदर क्या आपने वहाँ पे सब कुछ सॉल्व किया है? और यनमो बताता है हाँ। फिर यनमो वहाँ पे घर खरीदने के बाद मिंगियो को लेकर वापस चले आते हैं और दूसरी तरफ हमें मैडम को दिखाए जाते हैं जो कि अपने चोटों पर दवाई लगा रहे थे और उन दोनों लड़कों को जिसको कि हमें पहले भी देखा है यनमो के बारे में बताने लगते हैं और यनमो को जान से मारने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिंग फैमिली को दिखाए जाते हैं जहाँ पे शियाजू के डैड शियाजू के लिए इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गया है, शियाजू अब तक घर नहीं आए और इस बात पर उसकी माँ बताती है अगर आप असली आदमी हो तो आपको अब तक ये जान लेना चाहिए। अच्छा हुआ कि वो वापस नहीं आई है, शायद वो मिस्टर माँ को पकड़ लिया है। आज रात वो पूरी रात मिस्टर माँ के साथ रहने वाली है। तभी शियाजू वापस आ जाती है, माँ मैं वापस आ गई हूँ। और शियाजू को देखकर उसकी माँ बताती है शियाजू तो बताओ मिस्टर माँ कैसे है? हम लोग तो सोच रहे थे तुम आज घर वापस नहीं आओ। फिर शियाजू बताती है मॉम मैं मिस्टर माँ के साथ कोई भी डील नहीं किया है। मॉम मैं उसके साथ पूरी रात ड्रिंक की थी और उसने मेरे ड्रिंक पर ड्रग्स मिला दिया था। फिर वो मुझे एक होटल पर ले जाके मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यनमो आके मुझे बचा लिया। और ये सुनकर उसके डैड बताते हैं क्या यनमो वो तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, अब उससे तुमसे क्या चाहिए? और शियाजू बताती है नहीं डैड वो पहले से बहुत बदल गया है। आपको पता है वो लाखों रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में उसने रियल एस्टेट कंपनी को भी खरीद लिया है। जिसे सुनकर उसकी मॉम बताती है क्या ऐसा लगता है वो डेवलप हो गया है? नहीं, हम इतने अच्छे दामाद को ऐसे ही हाथ से नहीं छोड़ सकते हैं। पर मॉम यनमो मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अरे बेवकूफ लड़की मेरी बात सुनो, अभी उसके पास पैसा है, तुम्हें कुछ भी करके उसे वापस लाना होगा। अब मैं जो कह रही हूँ वही सुनो। तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हम यनमो को अपने घर पर सिस्टम से बात करते हुए देखते हैं। मैंने एक घर खरीदने के लिए पॉइंट का भुगतान किया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है सर्वाइवल पॉइंट कम होते जा रहे हैं। ये कैसा स्कैम है सिस्टम? जहाँ पे सिस्टम कहते हैं हो सिस्टम के अपग्रेड के लिए ऐसा हो रहा है, आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर यनमो बताता है क्या वास्तव में अपग्रेड करने के लिए इतने सारे सर्वाइवल पॉइंट की जरूरत है? और वो सोच रहे होते हैं तभी उसके पास शियाजू की कॉल आती है। क्या दोबारा शियाजू ने कॉल किया? अब उसे क्या हुआ? फिर शियाजू यनमो को बताती है यनमो मेरी मॉम तुमसे बात करना चाहती है। फिर शियाजू की मॉम बात करने लगती है यनमो तुम हमेशा से हमारी छोटी जो से शादी करना चाहते थे, ये अभी पॉसिबल है लेकिन हमारे परिवार की तो शर्त है। जिसे सुनकर यनमो बताता है कैसी शर्त? फिर शियाजू की मॉम बताती है हाँ सबसे पहले तुम्हारे पास जितने भी बैंक अकाउंट कार्ड है वो सब तुम्हें हमें सौंपना होगा। दूसरी शर्त जैसे ही तुम शादी करके हमारे फिंग परिवार के दरवाजे में प्रवेश करोगे भी हमारे फिंग परिवार में से एक हो जाओगे और जब तक तुम ये दोनों शर्त मान लेते हो तो तुम हमारे शियाजू के साथ शादी कर सकते हो। तो परिवार में जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें बिना शर्त बिना मना किए उनकी मदद करनी हो। तो बताओ अब तुम कुछ कहना चाहते हो? और यनमो बताता है हाँ मेरे पास कहने के लिए एक बात है, पर कहने का भी क्या फायदा, एक ही बात कहूँगा, बेहतर होगा कि आप लोग सावधान रहिए और मुझे परेशान करना बंद कीजिए। ये कहकर यनमो फोन काट देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंगियो और यनमो किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ पे कि शियाजू के साथ उन लोगों की मुलाकात होती है। शियाजू को देखकर ऐसी लग रही थी कि वो बहुत ही परेशानी में है, जिसे देखकर यनमो बताते हैं शियाजू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और शियाजू बताती है मेरे भाई ने इंटरनेट कैफे में किसी के साथ लड़ाई की है जहाँ पे कि वो लोग घायल हुआ है। वो लोग हमारे परिवार से 5 मिलियन के भुगतान मांग रहे हैं। और ये बात सुनकर यनमो इग्नोर करके जाता हुआ बताता है तुम्हारे भाई की परेशानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तभी शियाजू यनमो के हाथ पकड़कर बताती है यनमो क्या तुम मेरे साथ होटल आ सकते हो? तुम तो हमेशा से मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते थे है ना, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हें कुछ पैसा देना होगा। और ये बात सुनकर यनमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे वो फिंगजियो पसंद है जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मानती है और एक लिमिट पर रहती है, ताकि अब की फिंगजियो जो पैसों के लिए अपना शरीर बेच सकती है। और शियाजू रोती हुई बताती है भाई अभी भी इंटरनेट कैफे में है और हमारे परिवार के पास इतना सारा पैसा भी नहीं है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर यनमो बताता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, दोबारा मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। और शियाजू बताती है लेकिन वो मेरा परिवार है और केवल तुम ही हो जिन्हें मैं पा सकता। और ये सुनकर यनमो बताता है ठीक है अगर ऐसा है तो इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लेते हैं। तभी पीछे से मिंगियो यनमो को रोककर बताती है ब्रदर यनमो क्या आप सचमुच मदद नहीं करना जा रहे हैं? सिस्टर जो सचमुच बहुत उदास लग रही है। और यनमो बताता है नहीं मिंगियो उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, चले आओ यहाँ से। भाई आपको क्या हो गया है? आप पहले इतने कठोर नहीं थे। हालांकि मुझे नहीं पता आपकी और शियाजू के बीच में क्या गड़बड़ है, लेकिन उसने आपसे जरूर बात की होगी। क्या ये सच है कि आपके बीच जो रिश्ते थे वो खत्म हो गए हैं?
और यनमू अपने आप से सोचने लगता है क्या सचमुच उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शियाओजू 2 दिनों में मुसीबत में पड़ी है, क्या ये कोई प्लान है? नहीं, मुझे इसे भूल जाना चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो मिंगयाओ से कहता है मिंगयाओ तुम बैठ जाओ, कैफे में जा रहा। और मिंगयाओ कहती है ठीक है भाई, आप अपना ध्यान रखना। फिर हमें उस कैफे को दिखाए जाते हैं जहाँ पे कि शियाओजू के भाई थे और साथ में कई लड़के भी होते हैं जो उससे कह रहे होते हैं तुम मेरे भाई को चोट पहुँचाया है, पैसा कहाँ है, जल्दी से पैसा लाओ। और शियाओजू के भाई बताते हैं तुम सब एक साथ जुड़े हुए हो, तुम लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और दूसरा लड़का बताता है हमें कुछ नहीं सुनना, अगर तुम पैसा नहीं लाओगे तो तुम्हारी एक उंगली काट कर तुम्हारे घर पर भेज देंगे। फिर यनमू भी उस कैफे के बाहर पहुंचते हैं और यनमू को आता हुआ देखकर वहाँ पे एक लड़का कहता है कौन हो तुम, कैफे आज बंद है तो किसी और दिन आना। लेकिन फिर भी यनमू अंदर रहना चाहते हैं, जिसे देखकर वो लड़का बताता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा ना कैफे आज बंद है। तभी यनमू उस लड़के को एक जोरदार मुक्का मारकर कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो कैफे के अंदर जाकर देखते हैं वहाँ पे शियाओजू के भाई को कुछ लड़कों ने घेर कर रखा है, जिसे देखकर यनमू कहता है ओह यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, आज तो मैं अपना हाथ को आजमा सकता हूँ। और यनमू को देखकर शियाओजू का भाई बताता है यनमू तुम यहाँ पे, क्या मेरी बहन ने तुम्हें पैसा देकर यहाँ पे भेजा है, जल्दी से पैसे लाओ और इन लोगों को दे दो और यहाँ कुल बनने की जरूरत नहीं है। और साथ में वो लड़का कहता है ओह यनमू अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पे आ गए, तुम पर अभी भी मुझ पर आधा मिलियन, कुल मिलाकर 1 मिलियन बाकी है, जल्दी से पैसा लाओ नहीं तो तुम दोनों को ही जाने नहीं दूंगा। और यनमू कहता है मैं पैसा क्यों दूं? और शियाओजू का भाई बताता है यहाँ बकवास करना बंद करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारा परिवार तुम्हें पसंद नहीं करता है, जल्दी करो और पैसा लाओ। और तभी यनमू बहुत ही गुस्से में कहता है चुप हो जाओ और एक शब्द कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो उस लड़की को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। फिर वहाँ पे मौजूद बाकी लड़कों को भी वो मारने लगता है और उसी दौरान वो लड़का मिस्टर मा यहाँ पे यनमू है, जल्दी से आप आ जाइए। और यनमू को फाइट करता हुआ देखकर शियाओजू का भाई सोचने लगता है मुझे पता नहीं था यनमू इतना अच्छा फाइट भी कर सकता है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा हुआ, मुझे 5 मिलियन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और बाद में वो पैसा मैं ले लूंगा। फिर वो पीछे से यनमू को कहने लगता है अगर तुम इतनी अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो तो तुमने पहले क्या किया, और फिर मुझे इतनी देर तक कष्ट नहीं सहना पड़ता। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मेरा पूरा परिवार तुम्हारा पीछा करे तो अभी तुरंत मेरे सामने घुटने के बल बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, फिर वो पैसा मुझे दे दो। जिसे सुनकर यनमू कहता है ओह तुम्हारे सामने माफी मांगने के लिए घुटने टेकना पड़ेगा और वो पैसा मैं तुम्हें दूंगा, हाँ नहीं तो मैं अपनी बहन को कई दूसरे आदमी को ढूंढने दूंगा। तभी यनमू उसे एक थप्पड़ लगाकर बताता है चलो इसे लेकर घर वापस जाओ, और हाँ अगर तुम घर नहीं जाना चाहते हो तो बस कान खुलकर सुन लो, अगर तुम्हारी बहन मेरे पास आकर विनती ना करती होती तो मैं इस बकवास काम के लिए कभी नहीं आता। जब वहाँ से वापस जाने होते हैं तभी वो देखते हैं कि मिस्टर मैडम कुछ गुंडे को लेकर वहाँ पे आते हैं। मैडम उन गुंडों को हथियार लेकर यनमू को मारने के लिए कहता है, लेकिन यनमू कुछ ही पल में उन सबको मार गिराता है। फिर वो मिस्टर मैडम को लात मारकर नीचे गिराकर उनके सिर पर पैर रखकर बताता है मिस्टर मा आई थिंक मैंने सुना आप मुझे मारना चाहते हैं, ये सब छोड़ो, बताओ मुझे मेरा पैसा कब वापस दोगे। और मिस्टर मा कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अभी मैं तुम्हारा पैसा वापस करता हूँ। तभी यनमू के फोन पर पैसा ट्रांसफर होने की मैसेज आ जाते हैं और वह मिस्टर मा को छोड़ देते हैं। फिर यनमू अच्छे से शियाओ से कहता है क्या तुम अकेले घर जा सकते हो, लेकिन शियाओ यनमू के ऊपर दोस्त देकर बताता है यनमू मैं तुम्हें याद रखूंगा, आज तुमने मुझे जो दर्द दिया है। और ये सुनकर यनमू कहता है मैंने तुम्हारा जान बचाया है और मुझे शुक्रिया कहने के बजाय तुम उल्टा मुझ पर ही दोष दे रहे हो, अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आता अब तक तो तुम गए। अब फिर भी वो उल्टा यनमू को कहने लगता है हाँ मुझे पता है तुमने ही जानबूझकर उन लोगों को उकसाया है, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ा। और यनमू कहता है सचमुच तुम जानते हो चीजों को कैसे उल्टा करना है, चले जाओ यहाँ से लूजर कहीगा। और शियाओ जाता हुआ कहता है यनमू मैं वापस जाके मॉम डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा, बस देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। फिर हम देखते हैं शियाओ की मॉम शियाओ से कह रही होती है आखिरकार तुम किस लिए हो, तुम यनमू को संभाल नहीं सकती हो, क्या तुम अपने भाई को उस कैफे में मरता हुआ देखना चाहते हो। और शियाओ बताती है मॉम यनमू ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पे उसका भाई आ जाता है बेटा तुम आ गए, क्या तुम ठीक हो। और आने के बाद ही वो फेंगजियो से कहने लगता है फेंगजियो तुमने मुझे छुड़ाने के लिए यनमू को वहाँ पे बुलाया है, लेकिन वो मुझे वहाँ पे शर्मिंदा के अलावा और कुछ नहीं किया। जिसे सुनकर शियाओ बताती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब यनमू ने तुम्हें बचाने के लिए गया था। और शियाओ बताता है हाँ और बकवास करना बंद करो, इसे देखो उन लोगों के साथ साथ उसने भी मुझे पीटा है, और इसके अलावा क्या तुम्हें पता है उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, वो सब कुछ माडंग उसे देता है। और ये सुनकर उसकी माँ बताती है शियाओ क्या ये सच है। फिर शियाओ बताती है मुझे लगता है कि कल रात जब वो मुझे बचाने के लिए आया था तब मैं उसे माडंग से 30 मिलियन मांगते हुए सुना है। और तभी उसकी माँ बताती है बेवकूफ लड़की, वो तुम्हें इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है। और ये सुनकर शियाओ कहती है ठीक है अगर ऐसा ही है तो कल ही मैं उसे मिलने जाऊंगी और मेरे हिस्से को मांगूंगी। फिर हम देखते हैं यनमू और मिंगयाओ बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पे शियाओ आती है और कहती है अब तुम क्या करने के प्लान बना रहे हो।
और शियाजू को देखकर मिंगयाओ बताती है, सिस्टर जो आप यहाँ पे, क्या आप भी हमारे साथ डिनर करना चाहते हैं? और यानमो बताता है, मिंगयाओ कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ नहीं बैठेगी। बताओ तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? कमीने, तूने मेरे भाई को क्यों मारा और अब भाई को मारकर एक दूसरी औरत के साथ बैठी हुई हो? What the hell, तुम क्या करना चाहते हो? फिर यानमो कहता है, ओ तो ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने बताया है, और हाँ मिंगयाओ मेरी बहन है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। और शियाजू कहती है, क्या बहन? मुझे सब पता है कौन किसकी बहन है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरे भाई को बचाने के लिए गए हो तो तुमने उसे क्यों मारा? मुझे सब पता है, तुमने मुझसे रिवेंज लेने के लिए मेरे भाई को मारा है। अब तुम दूसरी लड़की के साथ फुलझड़ियां उड़ा रहे हो। और ये सब कुछ देखकर बेचारी मिंगयाओ सोचने लगती है, पता नहीं सिस्टर जो को क्या हो गई है। शियाजू मिंगयाओ को कहती है, तुम्हें क्या लगता है यानमो एक अच्छा इंसान है? उसने हाल ही में ही मेरे साथ ब्रेकअप किया है, अब वो तुम्हारे साथ है, जो कि मुझसे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और यानमो कहते हैं, शियाजू बहुत हो गया, बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ मेरी दिमाग खराब है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गई है, बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कहकर वो यानमो को थप्पड़ देने के लिए जाता है और यानमो उसके हाथ को पकड़कर कहता है, बहुत हो गया शियाजू, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। ठीक है आज मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद यानमो कहता है, मिंगयाओ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। ब्रदर यानमो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या सच में शिशाजू के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं बचा है? मिंगयाओ तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मुझे डर है कि वो अभी मेरे पास वापस आने के बारे में सोच रही है, वो अब बदल गई है। और मिंगयाओ अपने मन में सोचने लगती है, ब्रदर यानमो एक अच्छी इंसान है, पता नहीं सिस्टर जो ऐसा क्यों कर रही है। और मिंगयाओ को सोचते हुए देखकर यानमो कहता है, मिंगयाओ तुम क्या सोच रही हो? जल्दी से खाना खाओ, हमें घर वापस जाना होगा। फिर अगले दिन यानमो नेबुला ग्रुप के ऑफिस पर जाते हैं, जहाँ पे नेबुला ग्रुप की सीईओ यानमो को एक लिफाफा देकर बताता है, मिस्टर यानमो आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, प्लीज आप इसे एक बार देख लीजिए। और यानमो कहता है, ओह ये तो गुड न्यूज है, लेकिन मुझे याद है कंपनी के पास कोई स्पेशल मटेरियल्स नहीं है, पर अब इतने पोर क्वालिटी मटेरियल्स क्यों चूज कर रहे हैं? और बस ये बताते हैं, हाँ हमने पहले नई मटेरियल का इस्तेमाल किया है, लेकिन खराब प्रॉफिट के कारण सप्लायर को पैसा वापस नहीं मिले, इसी वजह से उन्होंने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। और सुनकर यानमो कहता है, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर बस ये बताता है, लेकिन डेवलपमेंट टेस्ट में केवल मशीन की टेस्ट पास करने में सक्षम होने की जरूरत है, और मटेरियल्स के लिए कोई हाई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए। फिर यानमो कहता है, एक काम कीजिए, ऐसे में किसी कम्युनिकेशन कंपनी से ट्रीटमेंट लेने के लिए भेजे, उन्हें जरूर राउटर की जरूरत पड़ेंगे। जिसे सुनकर बस ये बताता है, ओह मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन कंपनी को हर दिन बहुत सारी जानकारी से निपटना पड़ता है। क्या बैच में सिग्नल ट्रांजिट करने के लिए केवल राउटर की जरूरत नहीं होती है? लेकिन हमारे पास तो मटेरियल्स ही नहीं है। और यानमो कहता है, मटेरियल्स मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जल्द से जल्द एक बेहतर साथी ढूंढ लूंगा। फिर यानमो जब वहाँ से घर वापस आ रहे थे, तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहे थे। फिर यानमो पास जाकर देखते हैं कि ये तो वही लड़की है। और कैसे बता दो कि इस लड़की का नाम एजिन है, जो कि उस सेलर डिपार्टमेंट पर स्टाफ लेडी थी, पर क्या वो अभी बार में काम करती है? और हम देखते हैं वो आदमी एजेंट के बालों को पकड़कर कहीं पे खींचकर ले जा रही होती है। और ये देखकर आसपास के लोग जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो चाकू दिखाकर उन लोगों को धमकाने लगता है। और तभी वहाँ पे यानमो आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। हे ब्रो क्या बात है, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? और वो आदमी बताता है, मिस्टर माडंग ने इस लड़की को पसंद किया है, तो मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। और यानमो कहता है, क्या दोबारा मिस्टर माडंग? वो नहीं सुधरेगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उस आदमी के हाथ को इतने जोर से मोड़ने लेते हैं, वो आदमी दर्द के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर यानमो एजेंट से कहता है, क्या तुम काम पर नहीं गई हो, बार में क्या कर रही? और एजेंट बताती है, आज मेरी छुट्टी है, लेकिन मेरी डैड की हालत हाल ही में ही बहुत खराब हो गई है, क्योंकि उनकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो इसी वजह से मैं अपनी खाली समय में भी दूसरी नौकरी करती हूँ। फिर यानमो कहता है, वैसे क्या तुम माडंग को जानते हो? फिर एजेंट बताती है, मैं उसे ठीक से नहीं जानती हूँ, जब उसने मुझे पहली बार यहाँ पे देखा है वो मुझे सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, इसी वजह से वो मेरे पीछे पड़ा है। आज अगर आप न होते तो पता नहीं मेरी क्या होती। मिस्टर यान, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यानमो कहता है, ठीक है अब तुम घर जाओ और रेस्ट करो। उसके बाद यानमो लिबियो को कॉल कर बताता है, लिबियो माडंग पर नजर रखने के लिए किसी को ढूंढो, शायद वो अभी अस्पताल में है। फिर हमें मिस्टर मा को दिखाए जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और वहाँ पे मिस जो भी होती है। यहाँ पे मैडम कहता है, मिस फिंग जैसा तुमने कहा मैंने बार के लिए वैसा ही अरेंजमेंट कर दी है, अब क्या तुम्हें थोड़ा पास होकर नहीं बैठना चाहिए? और शियाओ बताती है, मिस्टर मा आप चिंता क्यों कर रही है, यानमो ने अभी चारा लिया है और अच्छा शो अब तक शुरू नहीं हुआ है। फिर मिस्टर मा कहता है, अगर बार में कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं क्या करूँगा? यानमो उस रात फिर से मेरे पास आया था, उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जिस बात पर शियाओ बताती है, मिस्टर मा ये मत भूलिए कि मैं ही हूँ जो बदला लेने में आपकी मदद कर रही हूँ।
और क्योंकि यनमू मुझसे बहुत प्यार करता है, जब तक मैं उससे माफी मांगती रहूंगी वो निश्चित रूप से नरम हो जाएगी। फिर वो यनमू को कॉल कर बताती है, यनमू क्या हम आज मिल सकते हैं? उस दिन जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती और बेवकूफी थी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ और हम उसी रेस्टोरेंट पर मिलेंगे जहाँ पे हमने पहले डेट पर गए थे। मिस्टर मा यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब कुछ एजेंट पर छोड़ दिया। वो वहाँ से कुछ नींद की दवाई उठा लेती है और कहती है, और जब काम पूरा हो जाएगा तो मुझे 30 मिलियन चाहिए और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम यनमू को देखते हैं जो कि शियाजू की बातें सुनकर चिंतित होते हैं। वो मुझे अचानक क्यों बुलाया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर वो अपने सिस्टम से कहते हैं, सिस्टम मुझे वास्तव में कितने सर्वाइवल पॉइंट को अपग्रेड करने की जरूरत है, जहाँ पे सिस्टम बताता है और भी 20 पॉइंट की जरूरत है। उसके बाद यनमू तैयार होकर शियाजू से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और जाते समय वो कोंगरी को कॉल कर बताते हैं, मिस्टर कोंगरी प्लीज मेरे लिए कुछ जानकारी ढूंढे, मुझे कल इसकी जरूरत है। फिर हमें उस रेस्टोरेंट को दिखाई जाती है जहाँ पे शियाजू बहुत पहले ही पहुँच चुकी है और यनमू को देख बताती है, यनमू तुम आ गई, देखो मैंने तुम्हारे पसंदीदा चीजों को पहले ही ऑर्डर कर दिया है और हाँ हाल ही में जो कुछ भी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्या तुम ये ड्रिंक पीना चाहते हो तो मैं समझ लूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। और तभी सिस्टम यजुन को बता देते हैं, होस्ट इस ड्रिंक पर स्लीपिंग पिल्स दिया गया है तो प्लीज आप सावधान रहिए। और यनमू सोचने लगता है, ओ तो ये बात है, इसीलिए उसने मुझे इतनी प्यार से बुला रही है, वो सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखी है। और यनमू को सोचता हुआ देखकर शियाजू भी सोचने लगती है, वो ड्रिंक क्यों नहीं पी रही है, उसने कुछ देख लिया है। और तभी यनमू उस ड्रिंक को पी लेता है। फिर शियाजू बताती है, मैंने कभी नहीं सोची थी कि हमारी अंत इस तरह से होगी, मैंने तो ये भी सोच ली थी शादी के बाद हमारे जीवन कैसा होगी। जिसे सुनकर यनमू कहता है, क्या शादी के बाद ये तो तुम्हारे परिवार को होना चाहिए, वो लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं, जब तक ये मुझे कुचल ना दे और मुझे मरने पर मजबूर ना करे। सुनकर शियाजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। फिर यनमू बताता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? फिर शियाजू बताती है, लेकिन मेरे पास तो केवल एक ही भाई है। और यनमू कहता है, क्या तुम्हारे परिवार के लिए उसे विरासत में पाने के लिए क्या कोई सिंहासन नहीं? फिर शियाजू सोचने लगती है, मैडम ने तो कहा था दवा की असर तुरंत शुरू हो जाएगी, पर यनमू तो अब तक ठीक है। सोचते सोचते ही यनमू वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। यनमू क्या तुम ठीक हो? चलो ये हुई ना बात, यनमू अब देखो कल तक तुम्हारा क्या हाल होता है। फिर हमें एक होटल को दिखाए जाते हैं जहाँ पे यनमू सो रहे थे और उसके साथ एजेंट भी होते हैं। और एजेंट अपने साथ यनमू को सोते हुए देखकर यनमू को एक थप्पड़ मारता है, यू बास्टर्ड तुमने मेरे साथ क्या किया, अब मैं बाहर मुंह कैसे दिखाऊंगी। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट होती है। एजेंट जाने से पहले यनमू से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर विश्वास किया, सच में आप बहुत अच्छे इंसान है। फिर हमें कॉफी बार में शियाजू और मिस्टर मा को एक साथ देखते हैं। तभी वहाँ पे एजेंट जाकर उन लोगों को बताती है, मिस्टर मा और फेंग आप लोगों ने जो कुछ भी करने के लिए किया है मैंने वैसा ही किया है और साथ में मैंने फोटोज भी लिया है। और शियाजू बताती है, हाँ ठीक है अब तुम वापस जा सकती हो, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें दोबारा कॉल कर लूंगी। और हाँ जाने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो, इन फोटोज को ध्यान से रखना, अगर किसी और जगह लीक हो जाते हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये तुम्हें पता है तुम्हारे डैड अभी भी अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं। और एजेंट बताती है, ठीक है मिस फेंग, मैं इन फोटो को ध्यान से रखूंगी। और वहाँ से एजेंट के जाने के बाद शियाजू बताती है, मिस्टर मा चलिए आज ही यनमू से पैसा लेने के लिए जाएंगे। यनमू अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। फिर वो दोनों तुरंत ही यनमू से मिलने के लिए जाता है और कहता है, यनमू क्या तुम नहीं जानते हो तुमने क्या किया है, हम यहाँ न्याय मांगने के लिए आए थे। सुनकर यनमू कहता है, व्हाट डू यू मीन, मैंने क्या किया है, और मैं हमेशा नियमों को पालन करने वाला नागरिक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और तभी शियाजू बताती है, यनमू कमीने कल रात तुमने मेरे साथ डिनर करने के लिए गए थे और मुड़कर दूसरी लड़की से होटल में ले जाने के लिए कहा। और साथ में मैडम भी कहता है, मैंने सुना है कि तुमने लड़की के साथ जबरदस्ती किया है और वो अब पुलिस को बुलाने के लिए गई है, अगर तुम मुझसे विनती करते हैं मैं अभी भी तुम्हारा जान बचा सकता हूँ। और देखो यहाँ पे रिपोर्टर्स भी है, अगर तुम्हें एक्सपोज किया जाता है तो तुम्हारे बाकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और तभी यनमू कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? और मैडम बताता है, यनमू हमारी बात मान लो, हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। जिस पर यनमू बताता है, मिस्टर माजंग थोड़ी देर रुक जाइए, मैं किसी को कॉल करता हूँ। और यनमू एजेंट को कॉल करके फोन को लाउड स्पीकर पर दे देते हैं और एजेंट यनमू और मैडम के बारे में सब कुछ कह देती है। और क्योंकि फोन लाउड स्पीकर पर होती है वहाँ पे मौजूद सभी रिपोर्टर्स ये बात को सुन लेते हैं। और कैसे बता दो कि ये सारे रिपोर्टर्स को यनमू ने वहाँ पे बुलाए थे ताकि सबके सामने उन दोनों की पोल खुल जाए। और ये सभी बातें सुनकर सभी रिपोर्टर्स मैडम और शियाजू को घेर लेती है और एक से एक क्वेश्चन करने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाई जाते हैं जहाँ पे एजेंट ने शियाजू और मैडम के बारे में यनमू को पहले ही बता दी थी और सब कुछ सुनने के बाद यनमू ने उन लोगों के जाल में उन लोगों को ही फंसा दिया है। और दूसरी तरफ शियाजू बहुत ही गुस्से में होती है, यनमू मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें 2 दिन बाद के सीन को दिखाई जाती है जहाँ पे मिंग याओ टीवी पर शियाजू और मैडम की उस न्यूज को देखती है
और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों ने मिलकर यनमू को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम यनमू को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर सिस्टम पर अपने सर्वाइवल पॉइंट चेक कर रही होती है और उसी बाद उसके सिस्टम एकदम से अपग्रेड हो जाती है और साथ में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी छा जाती है। और जब यनमू आंखें खोलकर देखते हैं उसके सामने एक प्यारी सी पिंक कलर की रैबिट होती है। शिट, ये क्या हो रहा है, ये खरगोश कहाँ से आया? और वो रैबिट बताती है होस्ट मैं सिस्टम हूँ, ये मेरी अपग्रेड वर्जन है। यनमू उस रैबिट को अपने गोद में उठाकर खेलता है मैं इसका क्या करूंगा। और तभी वो रैबिट एकदम से एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और कहती है होस्ट तो बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप संतुष्ट हैं? और उसी वक्त कमरे में मिंग-याओ आती हुई बताती है ब्रदर यनमू मैंने अभी न्यूज पर कुछ देखा है। और क्योंकि वो लड़की यनमू के ऊपर बैठी हुई थी इसी वजह से वो मिंग-याओ को अंदर आने से मना करती है, लेकिन मिंग-याओ अंदर चली आती है और यनमू को ऐसी हालत में देखकर वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर यनमू कहता है शायद मिंग-याओ को ये सब कुछ देखकर थोड़ी सी झटका लग गई है। और तभी वो सिस्टम लड़की कहती है रुकिए होस्ट मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। फिर मिंग-याओ को होश आती है और वो आंखें खोलकर उस लड़की को देखकर बताती है आप कौन है? और वो सिस्टम लड़की बताती है मैं तुम्हारी ब्रदर की सिस्टर और मैं आज ही यहाँ पे आई हूँ, तुम मुझे शियाओ कहकर बुला सकती हो। जिसे सुनकर मिंग-याओ की दिमाग और भी ज्यादा घूमने लगती है ब्रदर यनमू ये क्या हो रही है, क्या मैं सपने में हूँ? फिर दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम बताती है शियाओ इन 2 दिनों में तुमने कड़ी मेहनत की है, आखिरकार शियाओ की शादी की दुल्हन की कीमत मिल गई है। और उसका भाई कहता है हाँ बस 2 दिनों में एक रिपोर्टर दरवाजे पर आया और 1 मिलियन की छोटी सी कमाई की, तो उसके बाद क्या करना है? और ये सुनकर साथ में उसका डैड भी कहता है हाँ ये सही है, क्या तुम ठीक हो? हमारे परिवार अब खत्म हो गया है। देखो शियाओ तुम्हें अभी भी एक अमीर आदमी को ढूंढना है जो हमारे परिवार को इससे बचा सकती है। और अपने परिवार से ये सभी बातें सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है मुझे एक अमीर आदमी क्यों ढूंढना चाहिए, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे इन सब से नफरत है। और वो इन सब को लेकर इतनी गहराई से सोचने लगती है कि उसके अंदर एक शैतान बास हो जाती है जो कि उससे कहने लगता है छोटी लड़की क्या कोई डील करना चाहती हो? छोटी लड़की मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने तुम्हारा अनुरोध सुन लिया है और मैं तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। और शियाओ सोचने लगती है इस दुनिया में कोई भगवान कैसे हो सकती है, लगता है मुझे इल्यूजन हो रही है। जिस पर वो शैतान कहता है मैं जानता हूँ छोटी लड़की तुम तुरंत इस पर विश्वास नहीं करोगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला और घर पर भी तुम्हें डांट दिया। तुम्हारे अंदर गुस्सा नफरत नहीं हो रही है? आओ मेरे साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और मेरा काम को पूरा कर दो और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। और पैसों की लालच में शियाओ इतनी मोहित हो जाती है जिसे सुनकर शियाओ बताती है हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। असल में गाइस ये शियाओ के अंदर की शैतान है जो कि नफरत और गुस्से से जाग उठी है और ये सब कुछ शियाओ के मन में चल रही थी। तभी उसका भाई कहता है हे तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में हमारे परिवार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसे देखकर शियाओ जो बहुत ही गुस्से में उसके भाई को देखने लगता है मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, अगर तुम इतने बेकार ना होते तो आज हमारे परिवार के साथ ऐसा नहीं होता। फिर उसकी माँ बताती है शियाओ गुस्सा मत हो, तुम्हारा भाई अभी छोटा है तुम उसके बात को दिल पे मत लेना, माँ ने जो कही है बस तुम वही करो। फिर शियाओ बताती है मॉम आपने बॉस के बारे में जो जानकारी जुटाई है वो सब कुछ मुझे दे दीजिए, मेरे परिवार की खातिर मुझे ये चीज करनी चाहिए। जिसे सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है शियाओ तुम्हें कैसे पता चली? उसके बाद यनमू और शियाओ मिलकर मिंग-याओ को समझाने लगती है कि असल में वो कौन है। और सब कुछ सुनने के बाद मिंग-याओ बताती है इसका मतलब है कि अब वास्तव में समय और स्थान के माध्यम से यात्रा कर सकती है। शियाओ बताती है हाँ लेकिन दोनों यात्रा की कीमत चुकानी पड़ती है और ये तुम्हारे भाई यनमू की तरह है, सैलरी पाने वालों का पूरा समय और स्थान पूरी तरह से बन गई है, काम का दबाव बहुत सारी है। फिर यनमू बताता है नॉनसेंस, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, हम अक्सर एक दूसरे से मिलेंगे, अभी तुम जाओ। और यनमू को बाहर जाता हुआ देखकर मिंग-याओ घबराती हुई कहती है ब्रदर यनमू मैं क्या, अरे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, मैं बस मिस्टर टैंग के पास कार देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है फिर आप जल्दी वापस आइएगा। और तभी शियाओ मिंग-याओ को किस करती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और ये देखकर यनमू गुस्सा होकर कहता है हे तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? जिस बात पर शियाओ बताती है मैंने बहन की याददाश्त को स्थानांतरित किया है क्योंकि आम लोग बहुत कुछ जानते हैं, इससे हम खतरे को आसानी से सामना कर सकते हैं। फिर यनमू कहता है तो तुम अपना पावर का इस्तेमाल करो, सर्वाइवल पॉइंट क्यों काटा? और तभी यनमू के जिस हाथ पर निशान है वो हाथ बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है जिसे देखकर शियाओ बताती है होस्ट अभी तो आप कार देखने के लिए नहीं जा सकते और हर कोई इसे देखना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ ले जाना चाहिए। और यनमू बताता है नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा। नहीं होस्ट ये आपके लिए खतरा हो सकते हैं, मुझे भी आपके साथ जाना होगा, सच में मैं तुमसे हार मानता हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों कार स्टोर पर पहुँचते हैं और वो नोटिस करते हैं कि शियाओ किसी चीज को लेकर चिंतित है। शियाओ क्या बात है, जब से तुम बाहर आई हो तुम किसी चीज को लेकर डिस्ट्रैक्ट लग रही हो, मेरे मन में कुछ तो चल रही है।
और शियायू बताती है वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि होस्ट की स्किन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्या आप गोलियां लेना चाहते हैं? बताइए ना, आप गोलियों का क्या करते हैं? फिर वो दोनों बात करते करते मिस्टर टैंग के पास पहुँच जाते हैं और एक दूसरे को हाई हेलो कहकर मिस्टर यान मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। और मिस्टर टैंग के साथ हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम की लियूजी है, उम्र 28 साल और वो लियू फैमिली की यंग मास्टर है। और लियूजी यन्मू को देखकर टैंग से कहता है क्या यही तुम्हारे जियांग शहर का लेवल है? और गाइस बता दो कि यन्मू अपने पिछले जीवन में लियूजी से मिले थे क्योंकि उसका परिवार पिछले जीवन में नकली शराब बेचते थे। सोचने लगता है पर वो मिस्टर टेंग के साथ कैसे मिल गए। फिर यन्मू जानते हुए भी टेंग से कहता है मिस्टर टेंग ये कौन है? फिर टेंग लियूजी को यन्मू से इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर लियूजी कहता है टेंग ये लड़का तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन मांगने के लिए वेंगजिन शहर से आया था, एटीट्यूड तो देखो। और टेंग बताता है लियूजी मैंने कहा था मुझे आज कुछ काम है लेकिन तुमने मेरे साथ आने पर जिद किया। लियूजी के साथ हाथ मिलाकर कहता है तुम्हें मिस्टर टेंग के साथ देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मिस्टर टेंग का ड्राइवर हो। जिसे सुनकर लियूजी कहता है ओह मैं टेंग का ड्राइवर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आंखें खोदने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर यन्मू कहता है ओह मिस्टर लियू शर्मिंदा मत हो, क्या यह गलत नहीं है? लियूजी कहता है तुम जैसे लोगों ने दुनिया का बहुत कुछ नहीं देखा है, इस लड़के से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और लियूजी की इस तरह की बातें सुनकर शियाजू सोचने लगती है क्या लियूजी लक को एब्जॉर्ब कर सकती है। और यन्मू से कहने लगती है मिस्टर यन हमने अभी तक एक भी कार नहीं देखा है, आपने तो मुझे कहा है आज रात मेरे साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहते हो। अरे मैं तो भूल ही गया था। मिस्टर टेंग क्या आप भी हमारे साथ आना चाहते हो? और टेंग बताता है हाँ जरूर, पहले आपको और मुझे एक अपॉइंटमेंट लेना है। और तभी बीच में लियूजी कहता है बस इस लड़के के सामने से चले जाओ, क्या जियांग शहर के लोगों के पास इतना सारा पैसा हो गया है? सुनकर टेंग कहता है लियूजी जियांग शहर बहुत ही छोटा है, बेहतर होगा कि तुम ही वापस चले जाओ। टेंग ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। ये लड़का चाहता है कि टेंग परिवार खत्म हो जाए जो एक रात ही काफी है। और जाने से पहले यन्मू लियूजी के करीब आकर कहता है ये तय करने की तुम्हारी बारी नहीं है कि जियांग शहर कैसा है और क्या लियू परिवार की नकली शराब की मटेरियल्स एक्सपोज हो गई है। तुम्हें क्या लगता है लियू परिवार का क्या होगा? और ये बात सुनकर लियूजी हैरान होकर कहता है तुम्हें कैसे पता चला? अगर तुम चाहते हो कि लोग ये जाने तो तुम्हें ये खुद करना होगा। कहकर वो कार देखने के लिए चला जाता है लेकिन लियूजी बहुत ही गुस्से में सोचता है बहुत अच्छा यन्मू, मैं तुम्हें चुपचाप इस दुनिया से गायब कर दूंगा। फिर सभी काम खत्म होने के बाद यन्मू घर जाने से पहले मिस्टर टैंग को आज के दिन मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिर टैंग बताता है देखिए मिस्टर यन अगर आज आप ना होते तो मुझे डर है कि मैं इतनी आसानी से लियूजी को यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और हाँ आपको अभी सावधान रहना चाहिए, लियूजी की पॉलिटिक्स से निपटना बहुत ही मुश्किल है, उसने अपने बहुत सारे ओपोनेंट को गायब कर दिया है। और यन्मू कहता है हाँ मैं इस बात पर ध्यान रखूंगा। चलिए ठीक है, मैं नेबुला ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन के बारे में सोचूंगा और जितनी जल्दी हो सके आपके पास वापस आऊंगा। मिस्टर टैंग वहाँ से चला जाता है। और टैंग के जाने के बाद शियायू यन्मू से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। होस्ट सीस्ट ने दुनिया में घुसपैठ कर ली है। और ये सुनकर यन्मू कहता है क्या सीस्ट, वो क्या चीज है? और शियायू बताती है सीड्स जो दूसरे समय और स्थान की वस्तुएं है जो इंसान को एक विशेष क्षमता प्रदान करती है। और उस लियूजी के पास भी एक सीड्स है और जब वो किसी से मिलता है वो उसका लक को चूस लेता है। होस्ट मुझे डर है कि आपके साथ हाल ही में ही कुछ खराब होने वाले है। और तभी यन्मू के पास उसके डैड की कॉल आते हैं और वो सोचने लगता है इस वक्त डैड ने कॉल किया, क्या डैड को ये पता लग गया है मैंने शियाजू के साथ रिश्ता तोड़ लिया है? फिर उसके डैड फोन पर बुलाते हैं कहाँ पे हो? तुम्हारी माँ और मैं आज घर पर है और हमारे घर मेहमान भी आए हैं, तुम कब वापस आओगे? ठीक है डैड, मैं जल्दी काम खत्म करके आ रहा हूँ। फिर यन्मू अपनी कार लेकर घर पहुँचते हैं और शियायू जो है वो अपनी रैबिट की वेश में होती है। डैड आते समय मुझे ये प्यारी सी रैबिट मिला है, क्या हम इसे घर पर रख सकते हैं? और तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की आकर रैबिट को लेकर कहती है डैडी मुझे ये रैबिट चाहिए। और ये छोटी सी लड़की यन्मू के घर पर जो मेहमान आए हैं जो की यन्मू के अंकल यंग जॉन की बेटी है। फिर उसका अंकल कहता है हे यन्मू बहुत दिनों बाद मिल रही है, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। और तब यन्मू की मॉम बताती है यन्मू क्या तुम्हें याद नहीं है ये तुम्हारी अंकल है और वो तुम्हारी छोटी बहन अंकल की बेटी। जिस बात पर यन्मू कहता है क्या अंकल, पर मुझे इनके बारे में याद नहीं है। फिर उसका अंकल कहता है यन्मू मैंने खिड़की से देखा तुम एक लग्जरी कार लेकर आए हो, लगता है तुम कोई बड़े पोस्ट में हो। और यन्मू कहता है नहीं अंकल, मैं बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ और ये कार कंपनी का है, कल तक मुझे ये बॉस को लौटाना होगा। जिसे सुनकर उसका अंकल बताता है ओ इसका मतलब कि बॉस के साथ तुम्हारा अच्छा संबंध है, नहीं तो कोई भी अपने लग्जरी कार को किसी को भी कैसे दे सकते हैं। खैर छोड़ो यन्मू, मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि नेबुला ग्रुप के बॉस के साथ तुम्हारा फ्रेंडशिप है, क्या तुम उन्हें जानते हो? पर ये अच्छी बात है, इतने बड़े लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, इससे तुम्हारा फ्यूचर और भी सिक्योर होगा। फिर वो यन्मू के डैड से कहता है जिस कम से यहाँ आया हूँ हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करें। अगर आप इसमें 1 मिलियन तक का इन्वेस्ट करते हैं तो आप महीने में 1.5 से 2 लाख कमा सकते हैं। सुनकर यन्मू के डैड कहते हैं क्या इन्वेस्ट, तुम तो जानते हो हमारी फैमिली की कंडीशन कैसा है, इतने सारे पैसे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब यन्मू की मॉम बताती है अगर वो इतना कहते हैं क्यों ना हम 20,000 से शुरू करें। इसे सुनकर उसका अंकल कहता है
नहीं, 20,000 पर्याप्त नहीं है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यानमो, तुम अपने मॉम डैड को समझाओ, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही कम्पिटिटिव है। तभी यानमो कहता है, अंकल आपका ये आइडिया बहुत ही बेकार है और हम भी इस पर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अभी जा सकते हैं। और ये बात सुनकर उसका अंकल गुस्सा होकर कहता है, यानमो तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। मैं बस यहाँ तुम्हारे परिवार को पैसा कमाने का तरीका बताने के लिए आया था। अभी अगर तुम ज्वाइन भी होना चाहते हो फिर भी मैं तुम्हें बाहर निकल दूंगा। तभी यानमो के डैड बताता है, देख भाई, यानमो ना समझे, उसकी बात पर ध्यान मत दे। हाँ, मैं इस बात को लेकर जरूर सोचूंगा। जिस बात पर यानमो बताता है, डैड अगर आप पैसा उन्हें दे देते हैं तो आपको वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों से अपने 1 दशक से अधिक समय से बात नहीं किया है, आपको क्या लगता है वो हमारे बारे में सोचेंगे? और हाँ अंकल, हमें बताइए आपके परिवार के साथ क्या हुआ, और हाँ आपके पास कौन सी कंपनी की इन्वेस्ट प्रोजेक्ट है और कितने सारे प्रोजेक्ट है। अगर आप हमें ये नहीं बता सकते हैं तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाइए। और उसका अंकल बताता है, अगर तुम लोग इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं? जिसे सुनकर यानमो कहता है, अंकल आपके पास कहने के लिए कुछ है भी जो आप बताएंगे? खैर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यानबुयो ने एक छोटे बॉस के गर्लफ्रेंड को धमकाया है। यानबुयो कौन है वो अभी तक हमें नहीं बताया गया है और इस मामले को निपटने के लिए वो लोग 30 मिलियन की मांग कर रहे हैं, है ना? जिसे सुनकर उसका अंकल बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम्हें कैसे पता चला? और तभी वो छोटी बच्ची रोती हुई बताती है, डैड इस खरगोश ने मुझे नोच लिया, अब जल्दी से इसे मार डालिए, मुझे रैबिट की मीट खाना है। बदमाश खरगोश, यहाँ आओ, हम तुम्हें भूनकर खा जाएंगे। तभी वो रैबिट शियाओ गुस्सा होकर यानमो के अंकल को भी नोच लेती है और यानमो देखकर कहता है, ये खरगोश बहुत ही स्पिरिचुअल है, दोबारा इसके साथ खिलवाड़ करने की सोची भी मत। उसका अंकल जाता हुआ कहता है, तुम लोग पूरा जीवन गरीब होकर ही मरोगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और यानमो कहता है, ओके अंकल, आप अपना ध्यान रखिएगा। अंकल के जाने के बाद यानमो के डैड यानमो से कहते हैं, सच में यानमो, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, तुम अपने अंकल के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? जिस बात पर यानमो बताता है, डैड आप ये नहीं समझेंगे, बस अगली बार से आप सावधान रहिए। फिर हमें शियाओ को दिखाई जाती है जो कि अपनी माँ से ये कह रही होती है, माँ मैंने उस 30 मिलियन का भुगतान कर दिया है। और उसके माँ बताती है, आज शियाओ ने कार खरीदने के लिए पैसा लिए है, बहुत समय हो गया है जब से मैंने उसे इतना खुश नहीं देखा। शियाओ तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? और शियाओ बताती है, मॉम ये पैसा मुझे छोटे बॉस ने दिया है, वो बहुत अमीर है और उनके पास ब्लू वाटर वे में 2 अपार्टमेंट है और उसने साथ में ये भी कहा है हमारा पूरा परिवार वहाँ रह सकते हैं बिना किसी किराया दिए। इसे सुनकर शियाओ की मॉम खुश होकर बताती है, शियाओ क्या तुम सच कह रही हो? हमेशा से चाहती थी इस कबाड़े घर से कब बाहर निकलेंगे। मैं अभी तुम्हारे डैड को ये खुशखबरी देती हूँ। शियाओ सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें तुम पर नाज है। फिर शियाओ अपने कमरे में आकर उस बारे में सोच लेती है। पिछले रात वो जिस बॉस के साथ थी वो अपनी शैतानी वजह से उस बॉस को अपनी वश में कर लेती और जैसे ही उस आदमी के पास से उसे इतना सारा पैसा लिया है और उसी वक्त वहाँ पे वो शैतान आ जाता है और कहता है, तो बताओ ये कैसा था, क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहती हो? और शियाओ बताती है, हाँ जरूर, मेरी फैमिली को पैसों की जरूरत है और मुझे किसी भी हालत में पैसा कमानी है।